डीपी शर्मा 335512 यह एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण ऐप है जिसके माध्यम से आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी थर्ड ग्रेड, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, एसएससी, जीडी जैसे महत्वपूर्ण तैयारियां आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ इस ऐप पर आपको मिलेगी क्विज टेस्ट सीरीज। अभी डाउनलोड करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। राजस्थान के ऐतिहासिक व पर्यटक स्थलों की यात्रा तथा राजस्थान की शुभ यात्रा के लिए आप सर्च करें शुभ यात्रा विद डीपी शर्मा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डीपी शर्मा 335512 यह ऐप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण ऐप है जिसके माध्यम से आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी थर्ड ग्रेड, रीट। दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, खमागणी, अस्सलाम वालेकुम सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस शानदार वाली क्लास में, मैराथन क्लास में हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम। आप सबको बता दिया जाए कि ये क्लास जो लगने जा रही है, एक तो ये मैराथन क्लास है, प्लस ये क्लास 8 घंटे नॉन स्टॉप चलने वाली क्लास है जिसके अंदर पूरी राजस्थान की कला संस्कृति का विवरण किया दिया जाएगा और सारे जितने भी टॉपिक्स है सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके अंदर लिए जाएंगे और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इसमें लिए जाएंगे। तो कुछ टॉपिक की चर्चा करता हूं, जैसे कि राजस्थान के दुर्ग है, किले हैं, महल है, मजार है, मंदिर है, मस्जिद है। इसके अलावा दोस्तों मेले, त्योहार, नृत्य, आभूषण, वस्त्र, इसके अलावा लोक संगीत और जितने भी आपकी कला संस्कृति की टॉपिक है, भाषा और बोलियां, लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय, सारे टॉपिक जो है इस क्लास के अंदर मैं पूरे डिस्कस में लेने आने वाला हूं। तो सो गाइज आप सभी इस क्लास को एक बार शेयर कर दें। जो भी नया विद्यार्थी जुड़ता रहे वो क्लास को लाइक शेयर करता रहे, क्योंकि इससे भी आपको पता है एक बड़ी शानदार वाली एनर्जी भी मिलती रहती है। तो दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन वाली। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाए बढ़िया तरीके से। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सभी विद्यार्थियों के बराबर कमेंट चलने चाहिए, कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए चुपचाप बैठा हो और कमेंट ना करे। सभी विद्यार्थी लगातार कमेंट करते रहेंगे। कल की मैराथन क्या बात है, 15 लाख वाली बात है, सही नहीं हुई, क्या बात है। चलिए तो कोई बात नहीं, मैराथन आज आपकी लग रही है और आगे भी लगती रहेगी, आप टेंशन ना लें। क्लास के महत्व को जबरदस्त वाला बनाना है, शानदार वाला। तो दोस्तों चलो चालू करते हैं, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। बेहतरीन वाले क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा देखना। आज कला संस्कृति क्लास याद रख लेना, 2 दिन 3 दिन बाद में वीडियो का एग्जाम है। लोग कहेंगे कि ये तो क्लास सर के पास पेपर पहले ही आ गया था, ये तो पेपर लीक हुआ है, लोग ऐसा भी कहने वाले हैं। तो क्लास वही आपके सामने दोस्तों आने जा रही है। आप सही पढ़ रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ग्रेड एग्जाम का विद्यार्थी, कर्मचारी, चयन बोर्ड, जो भी तैयारी कर रहे हो आप, सारी जितनी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, सभी के अंदर आपके लिए आज की क्लास वैल्यूएबल रहने वाली है। तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ रहा है और वो क्या बोल रहा है, इंदिरा गांधी के समय किस दुर्ग में एक खजाना ढूंढने के लिए खुदाई की गई थी। तो दुर्ग आपके सामने बहुत सारे हैं, तो आप मुझे बताने वाले हो यहां पर क्या आपका इस प्रश्न में सही आंसर रहने वाला है। साथियों जल्दी से एक बार बता दो। वाह, नमस्कार मनीष कुमार जी, नमस्कार 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 नमस्कार, जयरामपुरा की धरती से नमस्कार। तो आप देख रहे हैं आपके सामने जयगढ़ दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं दोस्तों, जल्दी से देखो और आप मुझे जल्दी से इस प्रश्न के अंदर सही आंसर रहने वाला क्या है और वो मुझे आप जवाब देने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी बता दो जल्दी से क्या आंसर रहेगा इसके अंदर। दोस्तों क्या कह रहा है, इंदिरा, सही शब्द होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय किस दुर्ग में खजाना ढूंढने की बात कर रहे हैं दोस्तों, यह है आपका जयगढ़ दुर्ग। सभी जानते हैं दोस्तों जयगढ़ दुर्ग कहां पर है। जयगढ़ दुर्ग जो है वो आपके जयपुर के अंदर है। आपको बता दिया जाए जयगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों किन्होंने बनवाया था, ये कछवाए शासकों ने इस दुर्ग को बनवाया था। ये किस प्रकार का दुर्ग हुआ करता था दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग जो होता था ये एक सैन्य दुर्ग हुआ करता था। याद रखना है, सेना के हिसाब से
कोषागार भी होता था, भंडार भी होता था, और यहां पर कोषागार और इसके अलावा आय भंडार भी दोस्तों इसके अंदर रखी जाती थी, आपको बता दिया जाए। और ये एक प्रकार का सैन्य दुर्ग था आपका जयगढ़ दुर्ग, सेना के लिए विशेष रूप से घोड़े, बारूद, तोप वगैरह इनका खूब सारा यहां पर यूज किया जाता था। तो सैन्य दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट दुर्ग था आपका जयगढ़ दुर्ग था। और आपको बता दिया जाए कछवाहा शासकों का दोस्तों यहां पर राज रहा था जयगढ़ दुर्ग में, जयपुर में आता है, सैन्य दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका फोर्ट था। तो यह है जयगढ़ जो जयपुर जिले के अंदर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहे हैं जल्द देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, असुमेलित को युग्म कौन सा है, यानी इनमें बताना है आपको कौन सा है आपका असुमेलित है। बाकी सब मैच खा रहे हैं, कहीं किसी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा है जो मैच नहीं खा रहा है। सभी को गुड इवनिंग, जो विद्यार्थी अभी जुड़ रहे हैं, विनायक शर्मा, रोयल कुड़ी, माया शेखावत, मिर्जा गेमिंग, निधि, पूजा, सीतू, माया, मीनू, जितने विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सभी का मोस्ट वेलकम, और वो भी दिल की गहराई के साथ में आप सभी का स्वागतम। चलिए आप क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दें। देव बाबू आपका भी सभी का स्वागत है, जिसका नाम ले लिया वो भी ठीक है, नहीं लिया वो ठीक है, सारों का स्वागत है। असुमेलित को यहां पर देखना है कौन सा रहेगा, खेराबाद दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। खेराबाद जो नाम है ये सिवाना दुर्ग का नाम है। 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग ने ये नाम रखा था, जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। आगे बोल रहा है धाराधारगढ़ चोमू को कहा जाता है, दोस्तों बिल्कुल सही नाम है, गलत नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें तो यहां पर असुमेलित बताना है ना दोस्तों। मुस्तफाबाद की बात कर रहा है, मुस्तफाबाद जो है दोस्तों, करौली का कभी मुस्तफाबाद नाम नहीं रहा है, आपको पता हो तो किसका रहेगा आप बताओ मुझे फटाफट से। मुस्तफाबाद जो है किसका प्राचीन नाम रहा है, तो आप सभी मेरे को बताओगे दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान का वो कौन सा क्षेत्र है जिसका नाम मुस्तफाबाद रहा है, तो खिजराबाद, चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका यहां पर असुमेलित जो है ना दोस्तों, वो आपका ये रह जाएगा। करौली के अंदर कई किले आते हैं, करौली के अंदर एक तो आपका तिमनगढ़ काफी फेमस है, याद रख लेना। करौली में एक तो आपका तिमनगढ़ दुर्ग आता है, करौली का तिमनगढ़ जरूर याद रखना है। तो दोस्तों यहां पर जो आपका मुस्तफाबाद आ जाएगा, कौन सा किला है जल्दी से बताएं मुझे। अलग अलग कमेंट आ रहे हैं सभी के, आमेर, उदयपुर, गागरोन, वाह शाबाश, बिल्कुल सही बता रहे। गागरोन जो किला है, गागरोन किले की बात करें, झालावाड़ के अंदर गागरोन किला, उस गागरोन किले का नाम मुस्तफाबाद था, बिल्कुल सही बताया जा रहा है यहां पर, शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोला जा रहा है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। आपको दोस्तों बताया हुआ है, बहुत ही शानदार वाला, बेहतरीन वाला एक वो गाना उस टाइम चल रहा था, वायरल था, तेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, तो वो गाना जो वायरल हो रहा था, तो उस टाइम हम गए थे रणथंभौर दुर्ग। आपको उस टाइम दोस्तों पूरा विजिट करवाया था, पूरा भ्रमण करवाया था, और पूरा सब कुछ दिखाया भी था, कितने फोर्ट, कितने दरवाजे हैं, किस दरवाजे का क्या नाम है, कहां पर रणमल रतिपाल की मूर्ति लगी हुई है, कहां से आप बड़े तालाब को देख सकते हो, कहीं पर आप टाइगरनी को देख सकते हो, कहीं टाइगर को देख सकते हो, कहीं रणथंभन को देख सकते हो, सारी चीजें आपको दिखाई थी। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों रणथंभौर दुर्ग जो है इसको तो हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, जब हम शूटिंग करते हैं, कई बार जब शुभ यात्रा की शूटिंग चलती होती है, तो उस टाइम कई बार माइक में कई बार ढंग से काम नहीं करते होते हैं, फिर उनके डब करना पड़ता है। तो यहाँ पर यही हुआ था, काफी लंबी सारी गाथा हमने गाई थी रणथंभौर दुर्ग के बारे में, और उस टाइम क्या है कि वो माइक का वायर वो पता नहीं सही लगा नहीं लगा, यहाँ पर वो काफी प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये तो हमें आज भी याद है, तो कई बार फिर दोबारा करना पड़ता है, दोबारा करें तो फिर वो अजीब सा हो जाता है यार, दोबारा हो 15 मिनट वैसे के वैसे गीत गाने पड़ेंगे, तो कई बार होता है। रणथंभौर दुर्ग का दोस्तों जो प्रवेश द्वार है उसे नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। हमारे राजस्थान में नवलखा तालाब भी है, नवलखा दुर्ग भी है, नवलखा भंडार भी है, ये काफी फेमस नाम है दोस्तों। लेकिन आप जरूर याद कर लेना, नौलखा या नवलखा एक ही बात होती है। नौलखा झील कहां पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से पूछा जाएगा। नौलखा झील जो है राजस्थान के बूंदी जिले में है। नौलखा भी इसी को बोला जाता है और नवलखा भी इसी को बोला जाता है, याद कर लेना। इस नवलखा झील किनारे एक देवता का मंदिर बना हुआ है,
वो कौन से देवता है? वरुण देवता। यानी वरुण देवता कोई क्या बोला जाता है? जल देवता बोला जाता है। जल देवता और वरुण देवता एक ही बात होती है। तो इस प्रकार से जल देवता का मंदिर आपका कहां है? तो जल देवता का मंदिर नौलखा झील किनारे बूंदी जिले के अंदर आएगी। और आपसे यह पूछ लिया जाए नौलखा झील में किस नदी का पानी आकर गिरता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन सी नदी का पानी आकर गिरता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर नौलखा किस दुर्ग के दरवाजे को बोलते हैं? तो रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बीकानेर भी है। सब जगह दरवाजे हर जगह होते हैं, सब जगह, लेकिन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब दिया जाएगा। गिरी दुर्ग, अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा, यहां सुपारी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, बिल्कुल सही है। देव बाबू ऐसे कहा था, बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, इस दुर्ग ने जींस पहन रखी है। नहीं, जींस तो क्या पहन रखी है, बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, अब इसने कोई कपड़े थोड़ी पहन रखे हैं। बख्तरबंद बताया था, तो इसके अंदर बख्तरबंद बताया था। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत की बात नहीं। वरुण देवता जल देवता का मंदिर नौलखा झील किनारे बूंदी जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा दुर्ग धरती का जेवर कहलाता है? इसी टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था, किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है? हरप्रीत कौर सत श्री अकाल जी, थोनों भी सत श्री अकाल, किवें हो तुसी? चलो छेती छेती आ जाओ, क्लास ले लो। कौन सा दुर्ग धरती का जेवर कहलाता है? कोषवर्धन दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। किस दुर्ग को कहा जाता है धरती का जेवर? बोल दो, जमीन का जेवर बोल दो, वसुंधरा का जेवर बोल दो, वसुधा का जेवर बोल दो, धरा का जेवर बोल दो। पर्यायवाची कितनी आप करते रखो, जब आप हिंदी पढ़ोगे तो पर्यायवाची आपको अथाई मिलेंगे, कितने भी आप पर्यायवाची पढ़ते रहो। तो कौन सा दुर्ग धरती का जेवर कहलाता है? जेवर, जल्दी बताइए क्या बता रहे हैं? धर्मवीर यहां पर राधे राधे, आपको भी नीरज कुमारी भी बता रहे हैं। संगीता बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार विद्यार्थी, और शानदार से शानदार जवाब दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक पुराने विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी आने चाहिए, सारे विद्यार्थी तक अपनी क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचा नहीं है। सारे विद्यार्थी एक बार बढ़िया जचा के शेयर करके आ जाओ, सब जगह स्टेटस जितना लगा सकते हो लगा के आ जाओ, और उसके बाद देखो धुआं धुआं करेंगे। कौन सा दुर्ग धरती का जेवर कहलाता है? तो दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग जो है, इसे धरती का जेवर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये राजस्थान के जिस जिले के अंदर है वो बीकानेर जिला है, और बीकानेर जिले के अंदर जिस वंश का राज हुआ मुख्यतः राठौड़ वंश का राज हुआ। इसी राठौड़ वंश के अंदर एक शासक हुए जिनका नाम था राय सिंह, और राय सिंह के पास में इनके पीएम हुआ करते थे, जिनके नेतृत्व में ये पीएम, राय सिंह के पीएम के नेतृत्व में दोस्तों ये सारा कार्य किया गया था। तो कौन बताएगा दोस्तों ऐसा कर्म वाला आदमी कौन है? कौन बताएगा जो यहां के पीएम का नाम था, जिसके निर्देशन के अंदर यह दुर्ग पूरा बनवाया गया था? रवि कह रहा है सर ट्रिपली में आपसे पढ़ाऊं, मोस्ट वेलकम, आप भी आइए, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान के कोने कोने में जहां जहां से जो विद्यार्थी पढ़ा है, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागतम। खूब सेवाएं दी है राजस्थान के 10 से 12 जिलों के अंदर, मैंने खूब सेवाएं दी है। राय सिंह के काल में दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, और राजस्थान का ऐसा दुर्ग, देखो दोस्तों मैं आपको हिंट दे देता हूं कई बार बोलता बोलता, लेकिन अब आप दिमाग नहीं लगाते हो तो हम क्या करें। तो दोस्तों करमचंद के नेतृत्व में इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। करमवीर बता रहे हैं कि कोई परमवीर बता रहा है, ऐसे नहीं करना है विद्या जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जिस समय कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, उस समय सिरोही का शासक कौन था? जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन के अंदर करमचंद की देखरेख में करवाया गया था, तो क्वेश्चन पूरा हो गया। अब अगला क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या बेहतरीन सा, क्या बेहतरीन दोस्तों, गजब जवाब दे रहे हो। नेहा सिंह हेलो हाय, इधर बताओ जल्दी से। जिस समय कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, उस समय सिरोही का शासक कौन था? दोस्तों बात करते हैं अचलगढ़ दुर्ग की, तो ये बहुत ही शानदार है। दीवारें दीवारें हैं, बाकी कुछ नहीं है। जैनियों का पूरा पूरा कब्जा हो रखा है, जैन मंदिर के लिए जाना जा रहा है। अभी तो लास्ट में जाओगे आपको घास उगी हुई मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और सिर्फ तो आपको अचलगढ़ मिले दीवारें मिलेगी आपको। शुभ यात्रा पे आपने खूब देखा है दोस्तों। अचलगढ़ का निर्माण 1452 ईस्वी के अंदर करवाया था। निर्माण करवाने वाले कौन थे? महाराणा कुंभा थे, जिन्हें महान दुर्गों का निर्माता कहा जाता है। चलिए इसके ऊपर मैं और आपको बढ़िया से पहले इसका आंसर तो दे दूं। इसका आंसर क्वेश्चन का होगा साहसमल होगा दोस्तों। ये एक मात्रा पता नहीं कहां चली गई, घूमने चली गई, तो आप याद रखना साहसमल देवड़ा इसका राइट आंसर होगा। साहसमल
सहसमल, देवड़ा इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होने वाला है। आपको बता दूं ये क्या है, सहसमल जो थे ना चौहान शासक देवड़ा चौहान थे, तो यहां इन्होंने क्या किया, सहसमल ने कुंभा के कुछ क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, थोड़ा सा ही किया था। तो कुंभा बोलते हैं भाई डेमो दिखा रहे इसको, मान जाए ठीक नहीं, बाद में इसको पूरी फिल्म दिखा देंगे विद इंटरवेल। तो कुंभा ऐसे ही करते थे और इनके साथ में ऐसा ही हुआ। तो इन्होंने थोड़े से क्षेत्र पे कब्जा किया और महाराणा कुंभा ने थोड़ा सा डेमो दिखाया। बोले भाई साहब मान गया क्या, बोले मान गया। 1452 के अंदर दोस्तों आधा सिरोही जाता रहा सहसमल के टाइम में, और सहसमल ने बेचारे ने बहुत साहस दिखाया था, साहस तो सारी फूंक निकाल के छोड़ दी इनकी। हाँ, तो इन्होंने खूब काम किया है। और इसी सहसमल ने आपको पता हो तो 1425 के अंदर एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था सिरोही नगर। तो ये सिरोही नगर बसवाया था, कुंभा ने बसवा दिया था। हाँ, सारे के सारे गलत है, क्या बात है, सबकी भैंस गई पानी में, किसी की नहीं गई है। 1452 में कुंभा ने करवाया था, सहसमल देवड़ा एक ही बात है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिए, किस दुर्ग के बारे में कहा गया, इस किले की दीवारें बोलती है जैसे ही आप पास जाते हो आपसे बात करेगी, धक धक करने लगा, आपसे बोलेगी, आपसे हालचाल पूछेगी, और क्या हाल है, ठीक है क्या, बोले हाँ ठीक है। तो देखो यहां पर किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि इस दुर्ग की दीवारें बोलती है, तारागढ़ है, सोनार किला है, सिवाना दुर्ग है, और इसके बाद फिर जूनागढ़ है। तो बताइए दोस्तों किस किले की दीवारें बोलती है। मेरा नहीं हुआ गलत, कोई बात नहीं, तो आप इधर ध्यान दो ना। आज का टारगेट बिल्कुल भी महावीर, आपको टारगेट तो बढ़िया वाला रखना ही पड़ेगा। तो आप जरा देखें किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, इस किले की दीवारें बोलती है। क्या तारागढ़ है, सुनार किला है, सिवाना है, जूनागढ़ है? तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर जो रहेगा जूनागढ़ रहेगा। क्यों, कैसे, क्या बात है, आज तो लव भी क्लास के अंदर है, गजब, बहुत बढ़िया। तो जूनागढ़ यहां पर आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इस किले के अंदर आधुनिकीकरण देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा आधुनिकीकरण देखने को मिलता है, और बहुत सारी शैलियां, आधुनिकीकरण और शैलियां जो है दोस्तों प्रभावशाली है। ऐसे लगता है जैसे कई बार नहीं होता क्या, आप बैठे होते हो, जैसे आप कोई चीज को फील कर रहे होते हो, खाने पीने की वस्तु वगैरह होती है, तो आप सोचते हो यार नाम लेती ना मुंह में पानी आ जाता है, वो वाली बात है ना, नाम लेती उसकी फीलिंग ले लेते हो आप। तो वहां ऐसा फील होता है कि यार दीवारें कुछ कहना चाह रही है, कहना चाहे कहना पाए, दीवार कितनी मजबूर है, वो वाली बात इसके साथ रहती है। तो जूनागढ़ रहेगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा दुर्ग रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है? सिवाना दुर्ग है, जाइन दुर्ग है, इसके बाद में खंडार का किला है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। तो आपके सामने दोस्तों बहुत सारे किले हैं और सभी किलों में आपको जवाब देना है कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा। निम्न में से कौन सा किला, जल्दी बताइए। अरे खुश तो क्यों नहीं होंगे, इनकी फेवरेट क्लास लग रही है, खुश तो अपने आप ही होंगे सभी विद्यार्थी। खुश इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने मांग की इस क्लास की, और मांग के तहत क्लास कोई आए तो खुश, और क्या फुस थोड़ी होंगे, खुशी होंगे। निम्न में से कौन सा दुर्ग रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी सिवाना नहीं कहलाता है, जाइन दुर्ग कहलाता है। दोस्तों वैसे तो जाइन दुर्ग कोई अस्तित्व के अंदर नहीं है, कुछ लोग खंडार को ही बोलते हैं, लेकिन दोस्तों इसका भी पूरा प्रमाण नहीं है, लेकिन किताबों में उल्लेखित है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जिसे कहा जाता है वो जाइन दुर्ग को कहा जाता है। दोस्तों 2 बार जाइन दुर्ग का जिक्र मिलता है, आपको बता दूं जाइन दुर्ग का उल्लेख हिस्ट्री के अंदर हमें 2 बार इसका उल्लेख मिलता है। मैं आपको बता दूं कब कब मिलता है। जाइन दुर्ग का एक बार तो उल्लेख मिलता है अपने को 1192 के अंदर मिलता है, दूसरा उल्लेख मिलता है 1301 के अंदर मिलता है। ऐसा कैसा क्या हुआ रे, 1192 में दोस्तों, सॉरी 1292 है दोस्तों, 11 गलत बोल गया मैं। 1292 जो है यहां पर था जलालुद्दीन खिलजी यानी कि JK, और 1301 है यहां पर AK यानी अलाउद्दीन खिलजी। दोनों का टारगेट एक ही था दोस्तों, रणथंभौर पर आक्रमण था। लॉजिक अलग अलग है, कारण इनके अलग अलग बताए जाते हैं। ऐसा बताया जाता है 1292 में दोस्तों यहां पर एक किलेदार हुआ करता था, यहां पर एक किलेदार हुआ करता था दोस्तों जिसका जिक्र मिलता है। और इसके अलावा 1301 के अंदर जब इस पे आक्रमण हुआ तो रणमल और रतिपाल ने यहां पर क्या किया था, विश्वासघात कर दिया था। तो इनका जिक्र भी यहां पर मिलता है। शाबाश, क्या कह रहे हैं,
सिवाना तो मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। ठीक है। रावण क्या बोल रहे हैं? रावण के ऊपर कैसे हंस रहे हो? हंसना नहीं है, हंसना मना है। अभी एक बार नहीं हंसना। क्लास का माहौल अच्छे से बनाए रखो, बढ़िया वाला बनाए रखना है दोस्तों आपको क्लास का माहौल। और इस तरीके से दोस्तों यहां से आक्रमण हो जाता है। तो जैन दुर्ग का 2 बार यहां पर उल्लेख मिलता है। पहली बार किसी सैन्य आदमी का उल्लेख मिलता है तो दोस्तों 1292 के किलेदार के रूप में यहीं पर हमें सैन्य आदमी का उल्लेख मिलता है। पारीक दुर्ग की क्या विशेषता होती है? देखो दोस्तों, आमतौर पे देखा जाए ना तो कई ऐसे विद्वान हुए, जैसे चाणक्य हुआ, विष्णुगुप्त, चाणक्य मौर्य काल वाला। चाणक्य कह रहा है कि ये कैटेगरी 4 प्रकार की मुख्य कैटेगरी होती है, दुर्गों के अंदर होती है। उसने देखी 4 है। अब शुक्र नीति कहती है ना ना 9 प्रकार की कैटेगरी होती है, ऐसा नहीं करना है। अब देखो आप सवाई माधोपुर जिले के छान गांव में महावीर बता रहे हैं, छान गांव में। वैसे महावीर जी हमने छान इसकी बहुत की थी, रणथंबोर के आसपास के लोगों के साथ मिलकर खूब छानबीन की और पता लगाया जैन है कौन सा वहां पर। लेकिन जैन जो बता रहे हैं वो खंडार को देखा बता रहे हैं, खंडार को ऐसा मान रहे हैं, जैन सुरक्षात्मक किला बताया जा रहा है। चलिए आप सभी यहां पर देखेंगे क्या है राइट आंसर इस प्रश्न का। यह कह रहा है दोस्तों, पारीक दुर्ग की क्या विशेषता, जिसके चारों ओर वन ही वन हो, जो कांटों तथा कठोर पत्थरों से युक्त, जहां पर पहुंचना कठिन हो, या जिसके चारों ओर पानी से गिरा हो, जिसको चारों ओर खाई हो, तो क्या कहा जाएगा? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जिसके चारों ओर दोस्तों खाई नजर आ जाए, जिसके चारों तरफ खाई नजर आए, उसको पारीक दुर्ग कहा जाता है। दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। सभी विद्यार्थी खोपड़ी में इस प्रश्न को रखेंगे। एक बात आपको बता दूं, चाणक्य का एक ग्रंथ था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। चाणक्य का ग्रंथ था अर्थशास्त्र। इसमें दुर्गों की कितने प्रकार की कैटेगरी बताई गई है? तो दुर्गों की 4 कोटि यानी श्रेणी बताई गई है, 4 किरोड़ बताई गई है। किरोड़ यानी श्रेणी होती है। अर्थशास्त्र में 4 कैटेगरी बताई गई है। इसके अलावा दोस्तों शुक्र नीति, आपने एक नाम सुना होगा शुक्र नीति। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कितने प्रकार की श्रेणी होती है? 9 प्रकार की श्रेणियां होती है। ये भी मैंने जब कल्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बता रखा है, पहले भी आगे पढ़ाऊंगा तो आगे बता दूंगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, पानी वाला ओदक होता है वो बाद की बात है, ओदक होता है कि बोधक वो बाद में पढ़ेंगे। अभी एक बार जो चल रहा है उसको देखेंगे। अर्थशास्त्र में चाणक्य क्या लिखता है? 4 प्रकार की कैटेगरी है। शुक्र नीति में हमें 9 प्रकार की कैटेगरी का उल्लेख मिलता है। और आप दानवन श्रेणी, पारीख, मारीदे, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन खूब आपके आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? राजस्थान का गौरव किसे बोलते हैं? जल्दी से आप मुझे यहां इस क्वेश्चन के अंदर बताने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। सर जी चाहेगांव के पास ही रहता हूं, आपको एड्रेस दे सकता हूं। महावीर जी निश्चित रूप से कोने में नंबर दिए हुए हैं। निश्चित रूप से देना। रणथंबोर सवाई माधोपुर में कई बार आता रहता हूं और जैन के कई बार हमने खोज वगैरह की है, नहीं मिला था। लेकिन अब आप जरूर आपके पास नंबर है, मुझे इसकी पूरी जानकारी जो आपके पास में मुझे जरूर भेजना। हाँ, जो जितने विद्यार्थी आपके आसपास कोई भी लोकेलिटी में हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह होता है तो उसके बारे में मुझे बताया करो भाई, पता चले ना। राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? दोस्तों गौरव की यदि अपन बात कर लें, तो राजस्थान का गौरव राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग को कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग का ऐसा क्या कारण है? डिस्ट्रॉय फॉल्ट है। पूरा दुर्ग जो है बिखरा पड़ा है, कुछ भी आपको सही सलामत नहीं मिलेगा। उसके बावजूद इसको गौरव क्यों कहा जाता है? दोस्तों यहां की हिस्ट्री बोलती है, राणा महाराणाओं का इतिहास यहां का गवाया है। उस इतिहास के कारण दोस्तों इसको कहा जाता है राजस्थान का गौरव। राजस्थान के अंदर तीन दोस्तों यहां पर साके हुए हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा दोस्तों जोहर की ज्वाला इस दुर्ग के अंदर जगी हुई है, इस कारण से इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। दोस्तों रानी पद्मिनी का जोहर इस यहां पर गवाह है, रानी कर्मावती का जोहर यहां पर गवाह है, और रानी फूल कंवर का जोहर यहां पर गवाह है। तीन यहां पर जोर हुए हैं, साके हुए हैं। इस कारण दोस्तों राजस्थान का गौरव क्यों नहीं बनेगा? इसे दोस्तों दक्षिणी राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जोहर की ज्वाला और राणा महाराणाओं का इतिहास जो है, और कल्ला जी जैसे राठौड़ हुए, जयमल पत्ता सिसोदिया हुए, तो इस प्रकार के तो महान योद्धा और ऐसे महान इंसानों के कारण दोस्तों आज इस गढ़ को कहा जाता है क्या?
राजस्थान का गौरव कहा जाता है। लेकिन राजस्थान के गौरव में कुछ शब्द और भी आपके लिए आएंगे। राजस्थान के गौरव में किस वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। किस कलाकार को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? दोस्तों, मांड गायकी कलाकार है मांगणियार जाति का स्वरूप खान, मांगणियार जैसलमेर से। तो दोस्तों, स्वरूप खान मांगणियार को राजस्थान का लाल या राजस्थान का गौरव कला के क्षेत्र में कहा जाता है। याद कर लेना ये दो बातें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट में से हैं। गोरा बादल भी है दोस्तों, गोरा बादल का नाम भी बड़ा टॉप के अंदर आता है। राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोहर हुए हैं? दोस्तों, कई बार क्या है, जोश जोश के अंदर मैं क्वेश्चन के आंसर बोल जाता हूं तो आपको पता नहीं लगता है, लेकिन पता लगना चाहिए। जोश जोश के अंदर बाजरा भी फसलों में, फसलों में राजस्थान का गौरव बाजरे को कहा जाता है, क्योंकि अकेला 35 से 40% खुद अकेला यहां पर उत्पादन करता है। शाबाश, मुझे कुछ नहीं आता, नहीं आता तो सब कुछ आ जाएगा। इधर देखो, राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोहर हुए हैं? तो आप यहां पर बताने वाले हो। अन्नू, आपको भी राम राम, भागती भागती राम राम कर रही है, बैठी बैठी कर लो। तो किस दुर्ग में सर्वाधिक जोहर हुए हैं? दोस्तों, सर्वाधिक जोहर जिस दुर्ग के अंदर हुए हैं वो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। दोस्तों, पहला जो जोहर यहां पर होता है दोस्तों, रावल रतन सिंह की पत्नी करती है। रावल रतन सिंह की रानी का नाम क्या था? दोस्तों, भी थोड़ी देर पहले बता कर गया हूं। दूसरा जोहर जो है राणा सांगा फर्स्ट के समय हुआ है, राणा सांगा प्रथम के समय हुआ था। और तीसरा जोहर जो है दोस्तों उदय सिंह के काल के अंदर हुआ था, आपको बता दिया जाए, लेकिन उदय सिंह की पत्नी ने नहीं किया था। दोस्तों, याद करना है, पत्ता चूड़ावत या जिसे पत्ता सिसोदिया बोला जाता है, इनकी पत्नी ने दोस्तों यहां पर जोहर किया था। रतन सिंह की पत्नी का नाम था, रानी का नाम था दोस्तों रानी पद्मनी। पद्मनी ने जोहर किया, और कब कब किया कमेंट करके बता दो। राणा सांगा की पत्नी रानी कर्मावती हुआ करती थी, कर्मावती ने किया। और यहां पर फूल कंवर ने जोहर किया था। सारे विद्यार्थी कमेंट करके बता रहे हैं दोस्तों ये जोहर कब कब यहां पर हुए हैं। शाबाश, राजस्थान का जोहर मेला भरता है ना? बिल्कुल भरता है। शाबाश मेरे लाडलों, शाबाश। 1303 में, 1534 में, 1568 में, 67 नहीं बोलना, न 67 बोलना, 68 ही बोलना पड़ेगा। फरवरी आपका 1568 के अंदर ये जोहर हो गया था। ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लो जी, आपके जोहर करवा दिया। राजस्थान का नहीं, विश्व का एकमात्र जोहर मेला कहां पर आयोजित होता है? तो विश्व का एकमात्र जोहर मेला आपके चित्तौड़ दुर्ग के अंदर आयोजित होता है। आज भी दोस्तों यह आयोजित होता है। कब होता है कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर कटार दुर्ग स्थित है? कटार दुर्ग या कटारगढ़ एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, आप बोल सकते हैं। जल्दी बताओ मेरे को। माया शेखावत अंगूठा दिखाते हुए जल्दी से जवाब देंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थी जल्दी से जवाब देने वाले हैं। सारे साथी दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर में कमी नहीं रहनी चाहिए दोस्तों, धूम धड़ाका तगड़े वाला होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अभी वीडियो का जो एग्जाम होने वाला है उस वीडियो के एग्जाम में इस क्लास से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा। आपको बता दूं दोस्तों, आपके पास इससे पहले गवा एक एग्जाम, लैब असिस्टेंट का एग्जाम धुआं उठा दिया था। एक क्लास ने 31 क्वेश्चन लाके दिखा दिए दोस्तों। वर्ल्ड जीके का प्रश्न लेवल कवर करवा दिया, उसके अंदर धुआं उठा दिया पूरा। अब आप यहां पर देखेंगे राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग स्थित है? अरावली की वादियों में, राजसमंद जिले में दोस्तों एक तहसील है, सभी विद्यार्थी जानते होंगे दोस्तों। अरावली की वादियों में जो यहां पर ये पहाड़ियां जो फैली हुई है, और इन्हीं पहाड़ियों के अंदर एक पहाड़ी आती है और उस पहाड़ी को बोला जाता है हेमकूट दुर्ग। अब दोस्तों इतना बड़ा जो आप देख रहे हो, लगभग 10.8 किलोमीटर की जिसका परकोटा है, इतिहास में दोस्तों रॉन्ग नंबर लगा हुआ है और सारे बोलते हैं 36 किलोमीटर की दीवार है। लेकिन दोस्तों वो किताबों में और गाइडों में 36 किलोमीटर की है, जबकि वास्तविकता में कोई 36 किलोमीटर की नहीं है, क्योंकि प्रमाण जो होता है दोस्तों, कहते हैं ना वास्तविकता को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। मैं अभी आपको यहां पर एक पहाड़ी के बारे में बताना जा रहा हूं। यहां पर दोस्तों एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी को बोलते हैं हेमकूट पहाड़ी। और ये जो जहां जितनी पहाड़ियों में परकोटा पूरा फैला हुआ है, ये पूरा परकोटा जो यहां पर फैला हुआ है,
और इस पूरे परकोटे को, इन पहाड़ियों में जो परकोटा फैला हुआ है ना, इस पूरे परकोटे के स्वरूप को तो बोला जाता है कुंभलगढ़। क्या बोलेंगे इसको? कुंभलगढ़ बोलेंगे। दोस्तों जो मेन पहाड़ी है, उस मेन पहाड़ी के ऊपर इस प्रकार से यहां पर एक आपका फोर्ट बना हुआ है, यहां पर इस प्रकार से फोर्ट बना हुआ है। ये जो फोर्ट बना हुआ है ना, इसी फोर्ट को कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसी को किस नाम से जानेंगे? कटारगढ़ के नाम से जाना जाएगा। 36 या 35.8 बुक बताती है, मैंने भी बताया, बुक भी बताती है, सब कुछ मानते हैं, जायज बात है। लेकिन अभी मैं आपको यहां पर बता दूं, ये कटारगढ़ जो है ना दोस्तों, इनके बारे में जान लेना। हेमकूट पहाड़ी, इसको मच्छेंद्र दुर्ग भी बोला जाता है, इसे हेमकूट दुर्ग भी बोला जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग भी बोला जाता है, कुंभल मेरू भी बोला जाता है। एक क्वेश्चन याद कर लेना दोस्तों, वीडियो मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पूछा जाएगा, कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? कुंभलगढ़ चोटी के बारे में पूछा जा सकता है, ये याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगा रहा हूं, फिर मत बोलना सर जी लीक हो गया प्रश्न, ये पहले बता देता हूं। कुंभलगढ़ जो देख रहे हैं दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है 1224 मीटर, इस कुंभलगढ़ की ऊंचाई है, याद कर लेना, पक्का दोस्तों प्रश्न पढ़ने वाला है। और कहते हैं कि इस कटारगढ़ से पूरे जितना परकोटा है पूरा यहां से कवर किया जाता था, पूरा एक एक लोकेशन यहां से पूरी कवर होकर दिखती है। इसलिए दोस्तों कटारगढ़ को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है, इसे मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है। वह गजब की बात है। ये क्लास रोजाना आती है क्या रोहितास सुरपुरा जी? क्लास रोजाना आती है। आप बहुत समझदार विद्यार्थी हैं, आप जरूर जब भी क्लास लेते हो तो जरूर एक बार देखा करो। चैनल जो है वो रोज क्लास होती नहीं होती है, क्लासेस तो चैनल के ऊपर रोज दी होती है, आप उसमें खुद चेक किया करो, पूछने की बजाय खुद देख लो, पता चल जाएगा क्लास आती कि नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। राजस्थान के किस दुर्ग को धुलरगढ़ या डोडगढ़ के नाम से जाना जा रहा है? और जो रोज क्लास के बारे में पूछ रहे हैं, ये ऐसी कला संस्कृति क्लास है जिसके अंदर पूरे कला संस्कृति के प्रश्न कवर होने वाले हैं। 5000 फैक्ट दोस्तों आज की क्लास में मैं कवर करने वाला हूं। रात 1 बजे तक आपकी क्लास चलने वाली है, तो जरा आप यहां पर देखें, रूही क्लास पे प्रॉपर पूरा ध्यान दो बढ़िया तरीके से। आपका दिल बहुत ही शानदार दिख रहा है, काला काला दिल आपका। राजस्थान के किस दुर्ग को धुलरगढ़ या डोडगढ़ के नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़, रणथंभौर, सोनारगढ़ या फिर गागरोन का दुर्ग? तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन 4 मैंने दे दिए हैं, और यहां पर आपका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों यहां पर इस प्रश्न में सही आंसर जो आपका रहने वाला है वो गागरोन दुर्ग है। और आपको पता लग जाए गागरोन दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है। दोस्तों गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और ये गागरोन दुर्ग कहां पर आता है? ये गागरोन दुर्ग राजस्थान के झालावाड़ जिले में है। ये गागरोन दुर्ग वही है जहां पर कौन गए थे दोस्तों? पृथ्वीराज राठौड़ गए थे, और पृथ्वीराज राठौड़ ने यहां पर एक ग्रंथ की रचना की थी, और उसका नाम क्या है? वैली कृष्ण रुक्मणी वैली कृष्ण रुक्मणी रचना की गई थी। वो भी कहां की गई थी? गागरोन दुर्ग में की गई थी। जल दुर्ग है, मुकंदरा की पहाड़ियों में फैला हुआ है, और जिन दो नदियों के संगम पर है गागरोन दुर्ग, किन दो नदियों के संगम पर है? तो दोस्तों नदियों की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर कर लेना, एक तो आ जाएगी आपकी काली सिंध नदी, और दूसरी आ जाएगी आहू नदी। आहू और काली सिंध नदियों के दोनों के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। कौन सा? गागरोन दुर्ग यहां पर संगम पर स्थित है। ऐसा दुर्ग जिसकी नींव ही नहीं है, पहाड़ी को काट के ही अपने आप में सेट किया हुआ है। ये एक ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर नींव ही नहीं है। बिना नींव का दुर्ग किसे कहा जाता है? इस गागरोन को कहा जाता है। पता है क्या आपको? इसके अलावा अंदर कल्चर की बात करें तो क्या मजेदार बातें हैं। आप तो पीपा की छतरी, मजेदार चीजें देखते रह जाओगे। यहाँ पर मुकुटमणि का मंदिर, और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं, कभी फ्री टाइम में करेंगे। और राजस्थान का गागरोन का दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो आप मुझे यहां पर बता दो जल्दी से। हाँ, बातें मत करो, बातें नहीं करनी, श्राप लग जाएगा आपको। पहले बता रहा हूं, पढ़ने वाले विद्यार्थी श्राप देते हैं। मिठे शाह की दरगाह बिल्कुल यहीं पर है, जालिम कोट बोलते हैं। वाह बाबू, एकदम सही बता रहा है। चलिए, राजस्थान में गागरोन का दुर्ग की नदियों के तट पर बना हुआ है। तो आप यहां पर देख रहे हैं परवन व नेवज नदी, पार्वती व परवन नदी, आहू व काली सिंध नदी, चंबल व बनास नदी,
तो इतनी सारी नदियां आप यहां पर देख रहे हो। सबसे पहले तो दोस्तों ये नदियां मिल रही है, ये जगह पता होनी चाहिए कौन सी है। गागरोन दुर्ग किस नदी के ऊपर है, ये तो मैं भी बता कर गया हूं थोड़ी देर पहले। यहां पर आपका सही आंसर जो रहेगा काली सिंध औ रहने वाला है ना। चंबल बनास जहां पर मिलती है उस जगह का नाम है लाडलो रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम धाम के अंदर कोई दुर्ग नहीं है, लेकिन इससे 25 किलोमीटर दूर एक दुर्ग जरूर है, और उस दुर्ग का नाम है खंडार दुर्ग। इन दोनों के संगम पर तो नहीं है, वो 25 किलोमीटर दूर है, बीड़ों के पास में यहां पर खंडार दुर्ग आता है सवाई माधोपुर के अंदर। पार्वती परवन का तो क्या संगम है, पार्वती परवन तो आपस में मिलती ही नहीं है, परवन तो काली सिंध में जाके मिलती है। परवन नेवेज तो इनका तो कोई खास संगम बैठता नहीं है दोस्तों। तो बस ये गागरोन दुर्ग जो है, एक बात याद कर लेना, गागरोन के नाम से आपको पता है दोस्तों, गागरोन क्षेत्र में यहां पर मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क फैला हुआ है। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क आपका फैला हुआ है, और इस नेशनल पार्क में हुबहू मानव की बोली बोलने वाला तोता पाया जाता है। इस तोते का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहां पर जो तोता पाया जाता है दोस्तों, इस तोते को हीरामन तोता बोलते हैं ना। तो इस हीरामन तोते का वैज्ञानिक नाम क्या है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इस तोते का वैज्ञानिक नाम क्या है। पार्वती का कोई लेना देना नहीं है, परवन से बिल्कुल ना लेना है और ना ही देना है, दोनों कोई बात नहीं है यहां पर। बिल्कुल सही बात है, श्राप स्वरूप लग जाएगा। और ऐसे अब यहां पर इस प्रश्न का जवाब दे दो, आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। अब आपका जवाब आया तो आया नहीं, मैं यहां पर जवाब देता हूं। क्या बोल रहे हैं अनुराधा? जयपुर से सिर देख लो। अरे आप क्वेश्चन पे ध्यान देना है, किसी औरों की बातों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। सारे विद्यार्थी क्वेश्चन पे पूरे प्रॉपर ध्यान दो, सभी एकदम बढ़िया है। तो इसको बोला जाता है हीरामन तोता, तो नॉर्मल मैं बोल ही रहा हूं। इसको अलेक्जेंड्रिया पैराकीट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखना। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको अलेक्जेंड्रिया पैराकीट के नाम से जाना जाता है, पैराकीट अलेक्जेंड्रिया। तो हीरामन तोता जो है हुबहू मानव की, वाह क्या गजब है, सर्च करके बता दिया इतनी जल्दी, गजब भाई। तो हीरामन तोता हुबहू मानव की बोली बोलता है, वो शानदार बोलता है, मीठू मीठू बोलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती की समाधि गागरोन में स्थित है। इसका निर्माण मुगल शासक ने करवाया था। कौन सा मुगलिया शासक है जिसने हमीमुद्दीन की दरगाह का चिश्ती का निर्माण करवाया था? जल्दी बताओ यहां पर फटाक से, जल्दी बताइए दोस्तों। शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आप सबके सामने है, और आप देख रहे हैं सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती की समाधि गागरोन दुर्ग में स्थित है। कभी नहीं पढ़ा, अब पढ़ लिया बस। अलेक्जेंड्रिया पैराकीट बता दिया ना, पढ़ लेना, पेपर में पड़ेगा प्रश्न ये। बिल्कुल भी अन्नू ने जवाब दिया है एकमात्र सबसे पहले, और उसके बाद एक बच्चे ने, रूही ने जवाब दिया है। ऑप्शन से कर देंगे मंजू, ऑप्शन से कर देना, कोई बात नहीं, अब तो कर दोगे, ठीक है। अब आप यहां मुझे बताओ सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती की समाधि गागरोन दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? वैसे तो देखो अपने पिताजी का भी नहीं है। देखो औरंगजेब के बारे में दोस्तों ऐसी सी बात कही जाती है, वैसे तो कई बार तो क्लास में बात करने शेयर लायक नहीं होती है। कहते हैं जैसे जन्म हुआ इसकी माँ एक्सपायर हो गई। एकमात्र मुगल आदमी जिसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। साहब जिसकी रगों में माँ का दूध नहीं होता वो अपने बाप का भी नहीं होता है, बहन का न भाई का, किसी का नहीं होता है। और वो खतरनाक आदमी था, अपने बाप को ठिकाने लगा दिया, भाई को ठिकाने लगा दिया, पूरी जनता को ठिकाने लगा दिया, और सारे हिंदू मंदिरों को ठिकाने लगा दिया। तो वो आदमी औरंगजेब था। और फिर भी पता नहीं इसमें दया भाव कैसे जग गई, इसने ये बनवा दी तो अच्छी बात है भाई, कोई बात नहीं, कई कुछ तो किया। तो औरंगजेब दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा हिंदू स्थापत्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो होता है वो यही होता है। अब जितनी भी माएँ हैं वो ध्यान देना, अपने बच्चों को ना दूध ढंग से पिलाया करो। जिसकी रगों में माँ का दूध नहीं दौड़ता है ना, आरामी हो जाता है वो बच्चा, खतरनाक हो जाता है। इसलिए माँ है ना स्पेशल ध्यान दे, अपने बच्चों को दूध पिलाने में विशेष रूप से ध्यान दे। तो औरंगजेब यहां पर आपका सही आंसर रहने वाला है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मालदेव की रानी उमादे ने अपना निर्वासन जीवन किस दुर्ग में बिताया था?
औरंगजेब ने बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। अरे बनवाने को तो बहुत कुछ बनवाया है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बनवाया ही है। भटनेर का दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग, नारगढ़ का दुर्ग, आमेर का दुर्ग, बिल्कुल रॉयल कुड़ी, वो किसी का नहीं था वो। मालदेव की रानी उमादे ने अपना निर्वासित यानी छोड़ने के बाद, अरे प्रकाश ने बताओ भाई कहां से हो अनुराधा, बताओ इसको, तो इसके तो पता नहीं फूट रहे हैं इसके तरह तरह के लड्डू। मालदेव की रानी उमादे ने अपना निर्वासित जीवन किस दुर्ग में बिताया था? भटनेर के दुर्ग में, तारागढ़ के दुर्ग में, नाहरगढ़ के दुर्ग में और आमेर के दुर्ग में। दोस्तों इन्होंने अपना जो निर्वासित जीवन बिताया था वो तारागढ़ में बिताया था, तारागढ़ अजमेर वाले में बिताया था। आपको बता दिया जाए दोस्तों, मालदेव की पत्नी उमादे थी, बिल्कुल सत्य बात है। उमादे, इनके पिता का नाम था लूणकरण सिंह बाटी, याद कर लेना, इनके पिता का नाम लूणकरण सिंह बाटी था। और ये लूणकरण सिंह बाटी कहाँ के शासक थे? ये उमरकोट के शासक थे, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर चला गया। बाटियों का राज होता था राजस्थान का, एक महत्वपूर्ण किला विभाजन के बाद वो चला जाता है कहां पर? वो चला जाता है पाकिस्तान के अंदर। उमादे ये मालदेव की पगड़ी के साथ में सती हुई थी, आपको बता दिया जाए। मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी, पगड़ी के साथ क्या हुई थी? सती हुई थी। सती प्रथा दो प्रकार की होती है, आपको बता दिया जाए। और यह सती कब हुई थी? 1562 के अंदर सती हुई थी। आपको बता दिया जाए दोस्तों, सती प्रथा दो प्रकार की मुख्य रूप से होती है। एक को बोला जाता है दोस्तों सहगमन, एक को तो बोला जाता है सहगमन। याद रख लोगे ना, सती प्रथा कितने प्रकार की होती है? सहगमन होता है, एक होता है अनुगमन, एक होता है सहगमन। तो दोस्तों इन्होंने यानी कि जो जैसे कोई पति से बात बिगड़ गई, तो अब मान लो पति पास में नहीं है, या पति कहीं और था, विदेश में था या प्रदेश में था, एक्सपायर हो गया, रानी सा सती होएगी। तो पति की निशानी के साथ में यदि सती कोई हो जाती है दोस्तों, तो उसको अनुमरण बोला जाता है। तो इस प्रकार से तो निशानी के साथ में सती हुई थी, पगड़ी के साथ में, तो ऐसा बताया जाता है। बड़ी खतरनाक बात, अनुमरण किया था इन्होंने निशानी के साथ में। और इनका अंतिम समय जो उमादे ने बिताया था, तो वो गुरोंज नामक स्थान है, पाली और अजमेर की बॉर्डर पे पड़ता है, ये पाली में माना जाता है, गुरोंज नामक स्थान है। और यहां पर इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि बाद में शेर शाह सूरी का आक्रमण हुआ, बाद में फिर अकबर का आक्रमण हो गया, ऐसे करते कराते अजमेर जो है अलग अलग शासकों के हाथ में चला रहा था। इस महाराणा के द्वारा बनवाए गए सभी मंदिरों में प्रस्तर शैली का उपयोग हुआ है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन बहुत इजी दिए हैं, ऑप्शन से आप पता लगा सकते हो बिल्कुल उमादे कहां पर सती हुई थी? गुरोंज नामक स्थान पर। याद रखना है, गुरोंज नामक स्थान पर उमादे सती हुई थी। उमादे को इतिहास की सबसे खतरनाक वाली रूठी रानी कहा जाता है। रानी हो रूठे ना, ऐसा हो नहीं सकता। कहते समुद्र हो पानी हो, ऐसा हो नहीं सकता। रानी हो रूठे ना, ऐसा हो नहीं सकता। रानी तो सब वो है तो रूठेगी, सीधी सी बात है। अब जिसके जाको तकड़ी वाली रूठ गई, वो इतिहासकार लिख गया रानी सा रूठ गई तकड़ी वाली। रानी तो हर एक राजा की रूठती है, पहले भी रूठती थी, आज भी रूठती है। तो 5-7 रानियों की चर्चा तो कई बार हो जाती है, वो तो मैं कभी कभी कर लेता हूं, लेकिन आगे भी प्रश्न आएगा और भी कर लेंगे। अब आप मुझे यहां पर देख के बताएं दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। अब दिमाग खोपड़ी लगानी है, ये जो आपके पास 1400 ग्राम का खोपड़ा है ना, इसका इस्तेमाल करना है। यहां पर देखो कैसे। सवाई जयसिंह, अब आपको पता है भाई सवाई जयसिंह जयपुर वालों को बोला जाता है। सवाई तो इधर लगाते हैं, कछुआ वाले लगाते हैं, तो महाराणा थोड़ी हो गएंगे वो, तो ये एक नंबर तो नहीं हो सकता। पन्ना दे महाराणा थोड़ी है कोई, पन्ना दे तो महिला है, तो पन्ना दे तो महिला है, तो पन्ना दे थोड़ी महाराणा बन जाएगी। तो पृथ्वीराज चौहान, चौहान है भाई, चौहान कैसे हो जाएगा? ऑप्शन इतना आसान दिया है कि आपको साफ साफ पता चल रहा है कि प्रस्तर शैली। भाई साहब इसके पास में 2 तकड़े आदमी थे, एक का नाम था मंडन, ओहो बहुत तगड़ा आर्किटेक्चर था। बस आए दिन कोई ना कोई नक्शा तैयार, आए दिन कोई ना कोई नक्शा तैयार। ब्रह्मा जी की पत्नी भी रूठ के ऊपर बैठ गई थी पहाड़ी की। हाँ बिल्कुल, मैं सोचा ऊपर किसके बिठा रहे हो आप, ब्रह्मा जी के ऊपर तो नहीं है, वो तो दब जाएंगे वहां पर, वो पहाड़ी पे चली गई थी। बिल्कुल सही बात है, सावित्री जी रूस गए थे, गायत्री भी रूस गई थी। तो मंडन इनके पास में शानदार वाला कलाकार था, आर्किटेक्चर जिसे वास्तुकार बोला जाता है, मंडन था। और भी बहुत थे, बहुत तगड़े। देखो यह आदमी वास्तुकार है जो है ही, इसके साथ साथ में
लेखक भी था, प्रवक्ता भी था दोस्तों, ऐसा बताया जाता है। तो तीन तीन प्रकार की मंडन के पास में क्वालिटी हुआ करती थी, बोलता भी बहुत बढ़िया था, खतरनाक वाला। तो ये महाराणा कुंभा के टाइम में, और रही खई बात पूरी कर गए कौन, वो वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास जी। हो इतना लिख के गए हैं श्यामल दास, इनके बारे में इतना लिख के गए हैं कि जी मेवाड़ में टोटल 84 दुर्ग है, इन 84 दुर्ग में अकेले 32 दुर्ग तो महाराणा कुंभा ने बनाए हैं, वीर विनोद के अंदर कह गए, सज्जन सिंह के दरबारी थे ये। क्या बात है, इजी हो गया। अच्छा ये क्या लिख दिया, क्वेश्चन हार्ड है लेकिन ये टेक्निक से थोड़ा इजी हो गया। इंग्लिश में क्या लिखा है अभी, एलिमेंशन, ठीक है। अंग्रेजी कमजोर है थोड़ी सी मेरी, अंग्रेजी में हाथ तंग है। इसके बाद आप देख रहे हो राजस्थान के किस दुर्ग की ऊंचाई तथा विशालता के लिए कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है, पगड़ी गिर जाती है। ओहो, ऐसा कौन सा दुर्ग है नीचे से ऊपर देखती पगड़ी गिर जाती है? अब भाई उसने किसी गिरी पगड़ी है तो पगड़ी बताएगा। देखो क्या हुआ, एक आदमी था अकबर का दरबारी आदमी था, उसका नाम था अबुल फजल। अब अबुल फजल यहां पर कुंभलगढ़ के अंदर घूमने फिरने के लिए आया, देखने के लिए आया। सर जिसके पास में 600 ग्राम का खोपड़ा हो तो 600 ग्राम का खोपड़ा हो तो फिर वो ऐसे ही काम करेगा जैसा अब आपका कर रहा है। हाँ तो देखो राजस्थान के यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, राजस्थान के किस दुर्ग की ऊंचाई विशालतम के लिए कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है? वो क्या है कि अबुल फजल आया था, वो क्या है कि हेमकुट पहाड़ी को नीचे से ऊपर देख रहा था, दिखते उसको साफा पीछे गिर गया। और लिखने का भाई साहब का काम है, लिख गया आपकी आईने कबरी में छाप गया क्या कि नीचे से ऊपर देखने पे साफा गिर जाता है, पगड़ी गिर जाती है, बस तो क्वेश्चन तैयार हो गया। ये कहा था कुंभलगढ़ के अंदर जब जा रहा था कटारगढ़ को देखने के बाद। ऐसी बात है कटारगढ़ के अंदर भी तो बहुत सारे महल है और वो निहार रहा था बादल महल को। ये क्वेश्चन गहनता में जा सकता है, ये भी पूछ ले कि कुंभलगढ़ के अंदर किस महल को देखने पर अबुल फजल की पगड़ी गिर गई थी? तो बादल महल है दोस्तों, बादल महल दिखता है दूर से, उसी को देख रहा था ऊपर से वो, तो बादल महल को देख रहा था तो पगड़ी नीचे आ पड़ी और लिख दी, स्टेटमेंट दे दी उसने। तो इस प्रकार से तो दोस्तों ये इसके बारे में कहा जाता है। मेरी तो साहब मैं भी पगड़ी बांधे गया था, मैं टाइट बांधे गया, मैंने कहा अबुल फजल की गिरी हुई है, अपनी वाली नहीं गिरने देंगे, ना चश्मा गिरने दी ना पगड़ी गिरने दी, दोनों सही सलामत बांध के गए थे। इसके बाद आप देखो क्या बोल रहा है, सुनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? नागभट्ट प्रथम ने, राव बीका ने, भाटी राजा भूपत ने, राव जेसल ने। तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। एक तो कुछ बच्चे तो ना आपस में वास्तव में सुमेलित करने के लिए आते हैं। बिल्कुल गिर गई थी, ठीक है। पुतिन भी देखो आज अपनी व्यवस्था कर रहा है ना, क्या बात है, गजब की बात भाई। सुनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सुनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? नागभट्ट प्रथम ने करवाया, राव बिक्का ने करवाया, भाटी राजा भूपत सिंह ने करवाया, राज जैसल ने करवाया। वाह गजब की बात है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो आपके सामने लाडलो, राव राजा जैसल भाटी ने करवाया था। जैसल भाटी ने इस किले का निर्माण, दोस्तों आपको बता दूं सोर्सेज के अंदर 1155 ईस्वी मिलता है, सब जगह 1155 ईस्वी मिलता है। लेकिन दोस्तों जैसलमेर दुर्ग के सुनारगढ़ शिलालेख के नाम से एक शिलालेख लगा हुआ है, आपको बता दूं मैं, सुनारगढ़ शिलालेख के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण, सुनारगढ़ शिलालेख के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 1156 ईस्वी में करवाया गया था। जबकि अन्य सोर्सेज के अनुसार, बाकी सब सोर्सेज इसको क्या मानते हैं, वो कहते हैं 1155 में इस दुर्ग का निर्माण हुआ। दोस्तों राव जैसल ने जिस दुर्ग का निर्माण करवाया उस दुर्ग का नाम था सुनारगढ़। सुनारगढ़ के अंदर आपको बता दूं दोस्तों इसमें कुल मिला के कितनी बुर्ज है, इसके अंदर 99 बुर्ज बने हुए हैं, याद रखने वाली बात है। आज भी दोस्तों ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, आज भी हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, जिसका मतलब होता है आवासीय किला। हमारे राजस्थान का आवासीय किला दोस्तों सबसे बड़ा यही माना जाता है, लिविंग फोर्ट, आवासीय किला। ऐसा बताया जाता है कि इसके अंदर आज भी राज परिवार के वंशज यानी कि 500 तो इसमें घर है और लगभग बताई जाती है 35,000 के आसपास, 35,000 यार, ये आबादी वाला थोड़ा सा दिमाग से निकल गया मेरे, एक बार देख लूंगा। 500 घर तो इसमें बताए जाते हैं दोस्तों, कन्फर्म है। आबादी वाली बात शायद
35,000 के आसपास ये आबादी है। मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, ये थोड़ा सा दिमाग से आउट हो गया ये, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों ने मेरे को यहाँ वहां बताया था। तो 500 टोटल घर है, पूरा सारा काम है, रेस्टोरेंट चलते हैं अंदर, बढ़िया बहुत बड़ा हो रखा है, तो खूब बड़ी है। और इसी सोनारगढ़ के अंदर आपको देखने का विशेष रूप से यहाँ पर जो मिलेगा ना, उसे बोलते हैं राजा जी का महल। कोई कार्यक्रम प्रोग्राम जो भी होता है, यहां जाने के लिए आपको एक टिकट लेनी पड़ती है, वहां पर आप टिकट लेके ही अंदर एंट्री कर पाओगे। तो राजा जी का महल यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ तोप जरूर है, उसको देख के आना कभी जाओ तो आप। इस दुर्ग को बाटी भंड किवाड़, वाह ये क्वेश्चन शानदार है और आपको कंफ्यूज करने में उत्तरदायी क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, इसी टाइप का, ये तो नहीं आया हुआ कभी आज तक एग्जाम के अंदर, इसी टाइप का क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया था। सर सेकंड नंबर लिविंग फोर्ट है, हाँ सेकंड नंबर लिविंग फोर्ट है, बिल्कुल सही है। चित्तौड़ और ये है और तारागढ़, ये 3 फोर्ट लिविंग फोर्ट में आते हैं। कुंभलगढ़ भी लिविंग फोर्ट में आता है। कुंभलगढ़ में 40 घरों की बस्ती है, जिसे भिलवाड़ा बोलते हैं, भिल्लों का एक गांव बसता है उसके अंदर भिलवाड़ा के नाम से। हाँ एक घर मुझे दिला दो, लिरलू नहीं मिलता है वो, किसी को नहीं मिलेगा, किसी को भी घर नहीं मिलते हैं, वो जो बने ऑलरेडी घर है ना, उनके ऊपर भी बहुत सारे विवाद बताए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है, किस दुर्ग को बाटी भंड किवाड़ कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहने वाला है सोनारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। लेकिन कुछ विद्यार्थी रॉन्ग नंबर लगा देंगे, गलती से इसके अंदर बटनेर बोल देंगे, लेकिन बटनेर को ऐसे नहीं बोलते हैं, इस बटनेर को बोला जाता है उत्तर भंड किवाड़, उत्तर भंड किवाड़ के नाम से। किवाड़ यानी दरवाजा, गेट, गेट बोलते हैं, पंजाबी में बुआ बोलते हैं। उत्तर भंड किवाड़ बोला जाता है, तो बटनेर दुर्ग को बोला जाता है। लेकिन हाँ बाटियों का था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। बटनेर का निर्माण भी 295, 85, 87 3 मिलते हैं, तो 95 बटनेर का हुआ है। लेकिन बाटी भंड किवाड़ किसे बोलते हैं? उत्तर भंड किवाड़, तो बटनेर बोलना है, बाटी भंड किवाड़ बोलना है। बाटी बटनेर दुर्ग तो हनुमानगढ़ नहीं बोला जाएगा, देखो ये उत्तर भंड किवाड़ बोला जाएगा। हाँ समझ गए ना बात? तो इस प्रकार से रॉन्ग नंबर नहीं लगाना है आपको, राइट नंबर लगाना है। समझ में आ गई ना बात? तो जैसलमेर का सोनारगढ़ हो जाएगा, पीले पत्थरों से बना हुआ है, चूनाकार प्रयोग इसके अंदर नहीं हुआ है। छतों से डर लगता है यार, छत यानी ऐसा लगता है गिरेगी, ऐसे ना लकड़ी लगा रखी है बीच बीच में, छत बड़ी कमजोर सी लगती है लेकिन टूटेगी नहीं वो। राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातः काल है वह सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है? यार एक नजारा बड़ा खतरनाक होता है वाक्य में, बस ट्रैफिक थोड़ा दिमाग खराब कर देते हैं वहां। गाड़ी लेके मत जाना, कभी भी आपको सोनारगढ़ जाना पड़ जाए तो गाड़ी ये मत सोचना कि दुर्ग के अंदर तक लेके जाए, आप आधा 1 किलोमीटर पहले ही आप लेके खड़ी कर दो कहीं और फिर जाना पैदल। असली मजा तभी है, यदि गाड़ी लेके वहां अंदर घुस गए ना तो आप गाड़ी संभालते रह जाओगे, जाम के अंदर फंस के रह जाओगे। शाम के टाइम भीड़ बड़ी ज्यादा भयंकर लग जाती है, तो वो ध्यान रखना दोस्तों। सिटी के अंदर बिल्कुल अंदर बना हुआ है, तो बहुत ही शानदार है। रात का दृश्य वाक्य में काबिल तारीफ, वास्तव में ऐसा लगता है यार देखते ही जाओ, इतना सुंदर, ओए होए क्या चमकता है। ऊपर बस्ती बस रही है तो उनके भी वो घर चमकते रहते हैं, बढ़िया दिमाग भाटियों से लगाया आपने। तो यहां पर राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातः काल है? तो यहां पर आपका सही आंसर सोनारगढ़ ही दोस्तों आपका रहने वाला है। सभी विद्यार्थी एकदम सही तरीके से अभी बता के जा चुके हैं, लेकिन इसके बारे में एक बात और पढ़ लेना कि इस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है दोस्तों, जो पहाड़ी है इस पहाड़ी को त्रिकुट पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। याद कर लेना, त्रिकुट पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। फाउंडेशन कोर्स, हाँ बिल्कुल भी फाउंडेशन कोर्स जो है, कोई बात नहीं, लिंक डाल दो, जिसको लेना है वो ले लेगा। आप देख रहे दोस्तों पहाड़ी त्रिकुट पहाड़ी है, जैसलमेर सोनारगढ़ की मैं बात कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले बता के जा चुका हूं। 99 इसके अंदर बुर्ज है कुल मिलाकर। पहाड़ी कौन सी है? त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मंदिर विशेष इसके अंदर जाने जाते हैं, धार्मिक आस्था के हिसाब से लोग अंदर काफी जाते हैं। आपको बता दिया जाए दोस्तों, प्रवेश करते ही आपको यहां पर रामदेव जी महाराज का मंदिर मिलेगा। प्रवेश करते ही आपको एक बहुत ही शानदार भव्य हिंगलाज माता का यहां पर आपको मंदिर मिलेगा, हिंगलाज माता का मंदिर मिलेगा। यहां पर आपको अंदर घुसते ही आवड़ माता का दोस्तों खतरनाक वाला मंदिर मिलने वाला है। इसके अलावा जैन मंदिर यहां पर आपको काफी कला के आकर्षण के केंद्र मिलेंगे। जैन मंदिर यहां काफी कला के आकर्षण के केंद्र हैं। और विशेष सबसे ज्यादा जो आपको खींचेगा अपनी ओर, वो राजा जी का महल है, जो अपनी ओर आपको आकर्षित करने वाला है। करवा दिया ना, क्या बात है। इसी तरीके से दोस्तों, वाह,
घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पूजे जयशान। वाह, ये कहावत तो सही है, अबुल फजल की है। निम्न में से कौन सा दुर्ग राजपूत मुगल शैली का सुंदर उदाहरण है? जो इस प्रश्न का जवाब देगा वो होगा आज का सबसे सुपरहिट विद्यार्थी अब तक का। तो बताओ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? सभी विद्यार्थी जितने भी जुड़ रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर में कमी नहीं रहनी चाहिए, और सभी विद्यार्थी क्लास को जचा के बढ़िया तरीके से लाइक करते रहना और अपने साथियों के साथ में शेयर करना। दोस्तों, आज रिकॉर्ड क्या तोड़ने वाले हो, और अभी तो दोस्तों 5-7 दिन सरप्राइज ही आपको मिलने वाले हैं, और 16 जुलाई तक आपको सरप्राइज मिलने वाले हैं। चलिए, तो आप यहां पर देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा दुर्ग राजपूत मुगल शैली का सुंदर उदाहरण है? तो बताओ जल्दी से। बिल्कुल मंजू, फिर से पेपर आउट हो रहा है, ये वीडियो का पेपर पूरा आउट हो गया, लूट लो फटाफट से, कवर कर लो पूरा। हाँ हाँ, तो यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो, कमेंट थोड़ा ठीक ठाक किया करो यार, कई ऐसे कमेंट करते हैं। बिल्कुल, नागौर दुर्ग है, बयाना दुर्ग है, तो सभी विद्यार्थी वाह क्या बात है। अरे कॉपी पेस्ट मत करो, सबका एक जैसे जवाब दिए जा रहे हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, राइट आंसर आपका है वो नागौर दुर्ग रहेगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, नागौर के ऊपर पूरा मुगलों का जबरदस्त बड़ा प्रभाव हो गया। नागौर में जब राठौड़ सत्ता चली थी ना, राठौड़ सत्ता जब नागौर के अंदर चली थी, तो वो किसके मुगल अधिकरण के तहत चली थी आपको पता हो तो अमर सिंह राठौड़ भी राज करके गया है। नागौर का सबसे प्रतापी शासक अमर सिंह राठौड़ माने जाते हैं। तो अमर सिंह राठौड़ भी तो मुगल अधीन शाहजहां के अधीनों की तो यहां पर काम किया करते थे वो। तो भाई नागौर की सत्ता 1570 के बाद में, उससे पहले तक भी देख लो आप, दिल्ली के अधीनस्थ चली गई थी, और 1570 के दरबार, नागौर दरबार के बाद तो पूर्ण रूप से नागौर उनका ही था, मुगलों का ही था, यह मान लीजिए। तो इसलिए आपको पूरा प्रभाव यहां पर इसका देखने को मिलेगा, मुगल शैली का पूरा प्रभाव दौरों के बीच में यहां पर मिलेगा। तो ये नागौर किले के बारे में कहा जाता है। हाँ, 2 दिन पहले टीना डाबी का ट्रांसफर हो गया है अभी पूरे। वैसे तो बहुत सारी जगह पर कलेक्टर चेंज हुए हैं, लेकिन टीना डाबी जो है अभी जैसलमेर के जिला कलेक्टर बने हैं। बिल्कुल सही बात है, मेरे इशारों पर वाह व्लादिमीर पुतिन, इशारा बड़ा तगड़ा करते हो। ऐसा कौन सा इशारा कर दिया? कोई 1-2 इशारे मैं बता रहा हूं वो भी कर दो, 1-2 इशारे ऐसे वाले भी कर दो, वो मैं नाम भूल गया वो वाला भी कर दो। इसके बाद नेक्स्ट अगले वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग हवेली मछली के आकार में बना हुआ? वाह क्या गजब का क्वेश्चन पूछा गया है, मछली के आकार में। वाह, जल्दी से बता दो आप मेरे को। ये क्लास जो आपकी चली है, शाम 5 बजे से क्लास आपकी चली है, यानी कि मात्र 1 घंटा इस क्लास को चलते हुआ है। चलो, भूत और भूतनिया भी क्लास के अंदर मौजूद है, उन सभी का स्वागत है। मछली के आकार में दोस्तों यहां पर आप देख रहे हो, मछली के आकार में पूछा जा रहा है। मित्रों, भाई और बहनों, मेरा प्यारा देशवासियों, विनोद कंवर जी क्या बात है, राधे राधे, जय हो। क्वेश्चन आप देख रहे हो, राइट आंसर जो विद्यार्थी चित्तौड़गढ़ इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही होगा। लेकिन दोस्तों, मछली से कुछ जुड़े हुए सवालात आप सबके सामने मैं पेश करना चाहता हूं आज की स्लाइड पे। देखिए जरा, मछला मगरी नाम से एक पहाड़ी है, मछला मगरी के नाम से एक पहाड़ी है, वो कौन से जिले में है? मोती मगरी के पास ही पड़ती है, जिसे उदयपुर जिले के अंदर है, मछली मगरी के नाम से, मछला मगरी के नाम से। और मैं मछली के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों, मत्स्य उत्पादन जो होता है, यानी मछली उत्पादन जो होता है, वो नीली क्रांति से संबंधित होता है। ये जरूर याद कर लेना, नीली क्रांति से संबंधित होता है। फिर बात करेंगे दोस्तों, मछली से एक बात और जुड़ी हुई है, झींगा मछली। देखे ना आपने, झींगा मछली नाम सुना होगा आपने। झींगा मछली का संबंध किस क्रांति के साथ में है? गुलाबी क्रांति के साथ में झींगा मछली का इस संबंध रहता है। याद रख लोगे ना? याद रख लोगे? क्या बात है। रोहित सभी की करेंगे, आप टेंशन मत लो। आप कहोगे तो मैं आपकी करके दिखा दूंगा। आप तो क्लास में डटे रहो, यहां पर आज सारे ही आने वाले हैं, सभी को लेकर आऊंगा, टेंशन मत लो। टाइम के साथ साथ सारे आ जाएंगे। झींगा मछली, मत्स्य उत्पादन, मछला मगरी, सारे इनके बारे में पता चल गया ना।
मछली के बारे में सारा कुछ आपके सामने आ चुका है। इसके बाद आप देख रहे हैं अकबर के किले को मैगजीन क्यों कहा जाता है? मैगजीन क्या कह रहा है, अकबर के किले के मैगजीन को क्या कहते हैं? यानी अकबर का किला जो मैगजीन दुर्ग है, मैगजीन को क्या कहते हैं? यानी इसका जो मैगजीन पार्ट है जिसे मैगजीन दुर्ग बोलते हैं, वो कौन से बाग को? रमेश शर्मा, नमस्कार सर जी, रमेश शर्मा का नमस्कार स्वीकार करें। स्वीकार है आपका नमस्कार। तो आप यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दीवाने आम, नूर महल, दौलत खाना, दीवाने खाना। समझने वाले इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। कई बार जल्दबाजी के अंदर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कई बार जो होता है उसकी लैंग्वेज जो होती है थोड़ी टिपिकल होती है, जो कंफ्यूज कर देती है। तो नो कंफ्यूज और क्वेश्चन को सीधा सीधा समझिए। और आपको मैगजीन वाला पार्ट किसको बोला जाता है? वैसे तो मैंने आंसर बता ही दिया, इशारा कर दिया। इशारा कई बार ऐसे इशारा होता है, इशारों में काम हो गया। हथियार तक इसमें रखे जाते थे, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और जहां पर हथियार रखे जाते हैं और उसको दौलत खाना बोलते हैं। देखो मुस्लिम लोग दौलत खाना बोलते हैं फारसी भाषा में, और यहाँ पर शास्त्रागार के नाम से जाना जाता है। और इसी शास्त्रागार की प्रधानता के कारण इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। संधि सुंधी वाला कोई प्रोग्राम नहीं है रे, संधि सुंधी वाला कहीं को जोड़ दो, जिब्राल्टर संधि है यूरोप अफ्रीका को जोड़ती है रे, कोई यहाँ पर बिना मतलब लॉजिक मत फंसाना। जिब्राल्टर दुर्ग भी दोस्तों कोषागार का केंद्र रहा है। जिब्राल्टर दुर्ग है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है जिब्राल्टर दुर्ग, और जिब्राल्टर दुर्ग यूरोप महाद्वीप में है, और ये आपके अजमेर के अंदर है। इस कारण से इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्या कह रहे हैं आगे? सर वो इशारा तो ठीक है, तोतले वाला इशारा मत करना। तोतले वाला कौन सा है भाई? मेरे को तो नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट इज तोतला, आई डोंट नो तोतला। मैं किसी तोतले को नहीं जानता। एकमात्र मुगल शैली का, एकमात्र क्यों? पुती ने रूस में रह के नॉलेज कम कर रखी है। राजस्थान में आगे मुगल, राजस्थान में 10-12 दुर्ग मिलते हैं जिसमें मुगल शैली का प्रभाव है। एकमात्र क्यों? नागौरवाड़ा क्या है? क्यों नागौरवाड़ा कोई अलाउद्दीन खिलजी वाली शैली थोड़ी है। किस शहर के किले में जयबाण तोप को रखा गया है? वाह बताओ, जयबाण तोप को रखा गया है। दोस्तों ऐसे खतरनाक काम हमारे राजस्थानी करते हैं और कोई नहीं करता है। हाँ तो आप देख रहे हैं आपके सामने दोस्तों बेहतरीन सा क्वेश्चन आ गया। मैं इसके बारे में एक लॉजिक बताऊंगा, लॉजिकल बातें क्या है। जयबाण तोप जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जयपुर जिले में पड़ती है। जयपुर के अंदर जयगढ़ है, जयगढ़ के अंदर ये जयबाण रखा हुआ है। देखो जयगढ़ जो दुर्ग है ना, ये एक पहाड़ी पर है, चील की आकृति में पहाड़ी है। चील से पांखड़े फैला रखी चील ने। अब क्या है, राजस्थान में कोयला पीछे से आ नहीं रहा है तो बार बार बिजली काट रहे हैं, तो बिजली काट रहे हैं तो हमारे भी बैकअप की समस्या आ जाती है। बैकअप कम है थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी थोड़ी सी क्लास में थोड़ा सा काला जरूर हो गया, लेकिन क्लास आपकी चलेगी। आपको बोर्ड एकदम साफ सुथरा नजर आएगा, एकदम साफ सुथरा दिखेगा। हाँ सभी साथी एक बार रिफ्रेश कर लो क्लास को। हाँ रिफ्रेश कर लो सभी साथी, बिल्कुल। तभी आप यहां पर देख रहे हो दोस्तों, बात चल रही थी इस जयबाण तोप के बारे में। ये मान लो तोप ही चाल गई भयंकर वाली। वो क्या है कि जो दिल्ली वाले शासक होते थे वो तोप की धमकी देते थे, हमारे पास में नागिन तोप है, हमारे पास में शेष नाग तोप है। तो हमारे भाई जैसे ही दिमाग में ऐसी तोप बनाऊंगा, ऐसी तोप बनाऊंगा, एक बार ही चलाओगे, एक बार चलाओगे तो घोड़ा इतनी दूर जाएगा तुम्हारी हालत खराब कर देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर जयबाण तोप का निर्माण करवाया गया। उसको एक ही बार चलाया गया था। घोड़ा जाता है 35 किलोमीटर दूर, यानी कि 22 मील दूर दोस्तों जाके घोड़ा गिरा चाकसू के पास। चाकसू के पास जाके गिरता है, गोलेरा तालाब वहां पर बन जाता है। गांव भी आज बसा हुआ है, जहां पर जाके गिरा वहां पर गोलेरा तालाब बन गया। हाँ आंधी आ गई, बरसात, सारी चीजें होती रहती है, समस्याएं हैं आती जाती रहती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप सभी वापस एक बार शेयर कर दो। राजस्थान के किस दुर्ग को चिले का टीला भी कहा जाता है? दोस्तों अभी मैं बात करके गया हूं कि पूरी पहाड़ी है और उस सर स्क्रीन पर सर क्रीम लगा लो, कोई बात नहीं क्रीम भी लगाएंगे, आप टेंशन मत लो। अभी एक बार काले हैं तो क्या हुआ, अभी लाइट के बिजली भी दोबारा भी आ जाएगी, तो हो सकता है एक बार फिर बंद होगा सिस्टम ही एक बार, तो जैसे ही आएगी तो कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। तो अभी आप यहां पर देख रहे हो राजस्थान के किस दुर्ग को चिले के टीला के नाम से जाना जाता है? पिछले क्वेश्चन में कवर करके गए हैं। चिले का टीला दोस्तों जयगढ़ दुर्ग को बोला जाता है, क्योंकि जो पहाड़ी की आकृति है वो चील के पंख के समान है। जैसे चील ने पंख फैला रखे हो और चील ने पंख फैला के इस प्रकार से फैला के बैठी हो, तो वो चील जैसी आकृति ड्रोन व्यू से लगता है हमें। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख रहे हो दोस्तों, बादल विलास गज विलास व अपने महलों में
पत्थर पर बारीक खुदाई व कलात्मक जालियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा किला यहां पर आएगा? बिल्कुल, अब कभी यहां कोई पंगा करेगा ना तो बिल्कुल दोस्तों ये जो तोप है इसको मोदी जी को वैसे बोलना चाहिए कश्मीर साइड में ले जाना चाहिए, यहां से दुर्ग में पड़ी क्या कर रही है, इसको बाघा बॉर्डर के आसपास रखवाओ या कहीं कश्मीर के अंदर रखवाओ, और कोई चींचा चूंचा करता है तो वहां पर इसको चलवाओ तो पता चले कम से कम भाई क्या है जय बाण तोप। अब पड़ेगा वहां क्या, बादल विलास गज विलास अपने महलों में पत्थर पर बारीक खुदाई व कलात्मक जालियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ही ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, जल्दी से बता दो दोस्तों। पहले से हिंट ले लो आप, इस बादल विलास से हिंट ले लो क्योंकि ये आपको हिंट दे रहा है, इससे आपको हिंट मिल रही है कि ये जैसलमेर का किला है, जैसलमेर के अंदर। लेकिन दोस्तों यहां पर बादल विलास है, यदि आपका थोड़ा सा जवाब घूम जाता, यहां पर बादल निवास होता तो ये जवाब घूमकर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ जाता, डूंगरपुर जिले के अंदर आ जाता और क्वेश्चन का आंसर हमारा अलग ही हो जाता। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बदल जाता है। वैसे बादल महल राजस्थान के बहुत सारी जगह पर है। आप चिमनी की बात कर रहे हो, कम से कम 50-50 वोल्टेज की 2 लाइट तो अब भी जल रही है और एक बोर्ड आपके सामने चल रहा है, लेकिन इस सिस्टम के लिए बहुत हाई फाई लाइटें चाहिए, तो वो हाई फाई लाइटें जो होती है लाइट जाने के बाद बंद हो जाती है। अब बैकअप इतना ही होता है कि क्लास को भी तो कंटिन्यू चलाना है ना आगे, इस हिसाब से यदि मैं सारा कुछ ऑन कर दूंगा तो वो 10 मिनट चलेगा, सारा सिस्टम डेड। ओके, तो क्लास कम से कम लाइट बिजली 1 घंटे में नहीं है, क्लास तो आपकी चल सकती है ना। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ दूर दूर तक मरुभूमि हो वो क्या कहलाता है? वाह गजब का क्वेश्चन पूछा है। पत्थर की जालियां इसी में लगी हुई है, बिल्कुल सही बात है, पत्थर की जालियां दोस्तों उसी के अंदर लगी हुई है। आप यहां पर देख रहे हैं ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ दूर दूर तक मरुभूमि हो वो क्या कहलाता है? एरन दुर्ग कहलाएगा। अच्छा, व्लादिमीर पुतिन जो है वो डूंगरपुर में ही अभी आके, सर जी आवाज आ रही है बहुत है, बस ऐसा स्कोर क्या चाहिए, ऐसा जैसे विद्यार्थी बनो आप। आवाज आ रही है ना, काले हैं तो क्या हुआ, हूं तो मैं आपका ही, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ दूर दूर तक मरुभूमि हो उसको किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, याद रखना। दूर दूर तक मरुभूमि हो दोस्तों, मरुभूमि 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य मरुभूमि होती है, एक जंगल वाली मरुभूमि होती है। और जंगल वाली मरुभूमि होगी तो वो एरन भी बन सकती है, याद रखने की बात है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको धानवन देना है। धानवन ऑप्शन में नहीं हो ना तो एरन भी आप कर सकते हो। जंगल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वो जंगल जो आप फिल्मों में देखते हो, एक था राजा एक थी रानी, दोनों जंगल में गए और पता नहीं कहानी अलग रूप ले लेती है, ऐसा कुछ होता है ना। तो वही बात है दोस्तों, ऐसा ही आपको यहां समझना है। तो जंगल, शुष्क जंगल भी होता है, एक जो हमारे बीकानेर का शुष्क जंगल प्रदेश है, तो 2 प्रकार के जंगल होते हैं ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें दानवन करना है। समतल भूमि पे बना दुर्ग भी दानवन कहलाता है और मरुस्थलीय भूमि के अंदर बना भी दानवन कहलाता है। जूनागढ़ है, बटनेर है, ये दानवन दुर्ग श्रेणी के दुर्ग है सारे के सारे। नवल बाण नामक विशाल तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? 4 ऑप्शन दोस्तों आप सभी के सामने, बिल्कुल यहां पर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। 4 ऑप्शन जो देख रहे हैं, नवल बाण नामक विशाल तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? तो आप यहां पर देख रहे हो दोस्तों, आज ब्लैक गुरुजी से आप पढ़ रहे हो, काले सर से आप पढ़ रहे हो ना। चलो तो आप यहां पर देख रहे हो करणसर दुर्ग है, खंडार दुर्ग है, शाहबाद दुर्ग है, सज्जनगढ़ दुर्ग है। हो सकता है कई विद्यार्थी डर जाए, बोलो यार ये क्या हो गया ना। डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप आवाज सुन पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन वाली आवाज आ रही है ना, बस डरना नहीं है 1% भी आपको। तो ये क्वेश्चन बताओ दोस्तों, नवल बाण नामक जो आप दुर्ग देख रहे हैं, सॉरी नवल बाण नामक विशाल तोप के बारे में बात कर रहे हो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको वाक्य में अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं ये, और बेहतरीन वाला शाहबाद दुर्ग आपको करना पड़ेगा दोस्तों। शाहबाद नाम आ गया तो आपको पता ही है, सारी बातें कवर हो जाएगी। खंडार दोस्तों अभी डिस्ट्रॉय फोर्ट हो चुका है, खंडित हो चुका है। सज्जनगढ़ दुर्ग दोस्तों, वैसे तो ये सज्जनगढ़ महल के रूप में जाना जाता है। सज्जनगढ़ जो है अभी उदयपुर में पड़ता है, वैसे तो एक संग्रहालय भी महल बना दिया है और आजकल जो पहचान इसकी हो रही है सज्जनगढ़ संग्रहालय के रूप में हो रही है। आपको वहां पर मेवाड़ की कुछ धरोहर वहां पर आपको दिखाई जाती है, तो विशेष रूप से ये होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है,
आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, राजपूताना अजायब घर यानी म्यूजियम किस किले में स्थित है? तो यह भी कितना शानदार क्वेश्चन आपके बीच में रखा गया है। राजपूताना अजायब घर या राजपूताना संग्रहालय या राजपूताना म्यूजियम जो आप देख रहे हो किस किले में स्थित है? तो आप यहां पर देख रहे हो गुरुजी पर सही पढ़ारी है बस। हाँ दिनेश कुमार जी, आप ऐसा ही मान सकते हैं, बिल्कुल आप इस प्रकार से मान सकते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं क्या बोल रहा है, राजपूताने का अजायब घर यानी म्यूजियम किस किले में स्थित है? तो आप मुझे यहां पर बताओ क्या होगा दोस्तों आपका सही आंसर इस क्वेश्चन में, जल्दी बताइए। नाहरगढ़ दुर्ग है, कोटा दुर्ग है, ऑप्शन के अंदर मैगजीन या अकबर का किला है, और आपके सामने आमेर का दुर्ग है। तो इतने सारे दुर्ग दोस्तों आपके सामने हैं, तो आप बता दीजिए क्या इसमें सही आंसर आपका होने वाला है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर मैगजीन किला या अकबर का किला, सी इस प्रश्न के अंदर आपका एकदम राइट आंसर इसके अंदर रहने वाला है। राजपूताना या अजायबगढ़ जो बोलते हैं ना, ये दोस्तों सीधी सीधी बात कर ली जाए, जैसे आपको से कई बार पूछा जाता है राजपूताना संग्रहालय के बारे में पूछा जाता है, तो दोस्तों ये राजपूताना संग्रहालय के बारे में बात हो रही है, जिसकी स्थापना राजपूताना संग्रहालय, पहले राजपूताना वो मैगजीन अकबर का किला ही था, ये इसी को राजपूताना संग्रहालय के रूप में बदला गया दोस्तों 1908 के अंदर ऐसा हुआ है, सॉरी 1911 के अंदर दोस्तों ऐसा हुआ है, 1911 में इसे बदल दिया गया। इसी राजपूताना संग्रहालय के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा को बनाया गया है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा को बनाया गया है प्यारे लाडलों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा को बनाया गया है, जो हमारे एक महत्वपूर्ण इतिहासकार के रूप में दोस्तों ये जाने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देने वाली बढ़िया और बेहतरीन वाली बातें हैं राजपूताना संग्रहालय के बारे में। और यही वो आदमी है दोस्तों जिन्हें आधुनिक इतिहास का पापा जी कहा जाता है। सुनील गौड़, बिल्कुल वॉल्यूम गायब नहीं है, वॉल्यूम तो पूरी प्रॉपर आ रही है, वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी क्या है, हाँ अभी चेहरा बिल्कुल गायब हो रहा है, एक मत कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो थोड़े विद्यार्थी एडजस्ट कर लेंगे, थोड़े बहुत तो आप भी एडजस्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम गायब है सर, वॉल्यूम तो प्रॉपर पूरी आ रही है। तो ये तो आपके सामने हुआ पूरा कवर। अब इसके बाद में दोस्तों आप देख रहे हो राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधीराज कहलाता है, यानी किस दुर्ग को दुर्गाधीराज कहा जाता है? हाँ जल्दी बताओ यहां पर। तो आप यहां पर देख रहे हो राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधीराज कहलाता है। ये एक तो काका जी बनाए बैठा है, कोई बात नहीं भी भतीजा जी चलेंगे, आप टेंशन मत लो। तो आप यहां पर देख रहे हैं राजस्थान का कौन सा दुर्ग जो है दुर्गाधीराज यानी दुर्गों में सर्वोपरि कहलाता है। कौन सा ऐसा दुर्ग यहां पर आ जाएगा? बिल्कुल सही आवाज है ना, बस तो आप टेंशन ही मत लो। कोऑपरेट करने वाले विद्यार्थियों की बहुत आवश्यकता होती है। आपको पता है दोस्तों भी मानसून येलो अलर्ट आ चुका है, जयपुर में भारी बरसात अभी हो रही है, मैं भी देख पा रहा हूं खिड़की में से हल्की हल्की भारी बरसात अभी तगड़ी वाली हो रही है, और इसके चलते अभी बिजली काट ली गई है दोस्तों। इस कारण से क्लास निर्गुणी चाहिए, तो मैंने बाकी लाइट सब ऑफ करके, तो आपका सिस्टम बैकअप अपने पास होना चाहिए, पता नहीं कितनी देर लाइट चली जाए। तो आप देख रहे हो दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग, यहां पर हमारा राइट आंसर होगा दुर्गाधीराज की बात कर रहा है, क्योंकि दोस्तों यहां पर राणा महाराणाओं ने राज किया है, राणा महाराणाओं ने यहां पर बड़े वाला राज किया है। महाराणा सांगा कुंभा जैसे राजाओं ने दोस्तों यहां पर राज किया है, और उनके उपलक्ष्य में आज उनकी विजय के प्रतीक यहां पर खड़े हैं, विक्ट्री टावर यहां पर खड़े हैं, विजय स्तंभ दोस्तों यहां पर देखने को हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये आज भी दोस्तों बड़े शान के साथ में चित्तौड़ का नाम आता है, राजस्थान का गौरव भी बोलते हैं, और दुर्गों में इसको दुर्गाधीराज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मेरे लाडलों आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हो, क्या बोला जा रहा है देखिए जरा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सुमेलित करो। अभी कर देते हैं, मेरे विद्यार्थी सुमेलित कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं इनको सुमेलित करने के अंदर। चलिए दोस्तों कर दो सुमेलित। ये क्वेश्चन पूरा आपके सामने मैंने खोल दिया है क्वेश्चन, और अब आपको करना है सुमेलित। ये लो जी पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, और बड़ा करूं को आप कहो तो ये लो जी। अब आप इसको पूरा, मैंने इसको जूम कर दिया है, लो जी साथियों पूरा जूम क्वेश्चन हो चुका है। बाबू महाराज की जय हो। तो इस क्वेश्चन को आप बताओ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनने वाला है। एक तरफ है मेले, एक तरफ है दिवस।
बरकाना, चोटीला पीर, गोरिया घनघोर, चमत्कार जी। तो आप यहां पर दोस्तों अलग अलग तरीके से देख रहे हो ना, तो जल्दी बताओ यहां पर क्या होगा, मैं मैच कर दूं क्या? फटाक से देखो जरा। बरकाना का जो मेला भरता है ये दोस्तों पौष शुक्ल को भरता है, गौर का 10वीं मेला जो भरता है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों चोटीला पीर। चोटीला पीर की बात करें तो ये दीपावली, ये दुल्ले शाह के दूसरे दिन मेला भरता है, ये आ जाएगा, इसमें बी आ जाएगा। गोरियागण की दोस्तों यहां पर बात करते हैं तो ये बैशाख का मेला, और चमत्कार जी की बात करते हैं तो ये शरद मेला पूर्णिमा आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर आपका आएगा क्या बन जाएगा, सबसे पहले 3 नंबर, फिर 2 नंबर, और फिर आपका 4 नंबर, फिर 1 नंबर, 3 2 1 4। कहां पर आ रहे हैं? 3 2 4 1, सॉरी 3 2 4 1 जो आ रहा है वो राइट आंसर होगा, बी इसके अंदर करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका। शाबाश मेरे लाडलों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे हो, क्या बोल रहा है? दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? यानी दोस्तों अभी आपका स्थापत्य कला का जो पार्ट था मैंने वो पूरा करवा दिया है। स्थापत्य कला के जितने क्वेश्चन है दोस्तों मैंने करवा दिए हैं, यानी पिछले 1.5 घंटे से आप स्थापत्य कला के क्वेश्चन पढ़ रहे थे राजस्थान के। हाँ एक समझ आया ना, बस एक समझ आया तो एक से जुगाड़ बैठ जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध किया गया है? दोस्तों संत भखना जी है, संत सुंदरदास जी है ना, तो ये सारे जो रैदास जी हैं, रज्जब जी हैं, ये रैदास गलत बोल गया मैं, रज्जब जी है, भखना जी है, ये संत जितने भी हुए ना मेरे साथियों, ये संत दादू दयाल जी के चेले हुए हैं, दादू दयाल जी के ही आगामी संत हुए हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो दोस्तों आपको बताना है वो आदमी जो आदमी गुजरात से चलकर राजस्थान के अंदर आता है। अब आप दोस्तों यहां पर दिमाग लगाएंगे, जो आदमी गुजरात से चलकर राजस्थान के अंदर आता है, और राजस्थान में आकर, अब आप भी सोचो दोस्तों, राजस्थान में आके एक जगह नहीं, राजस्थान में दादू दयाल जी बहुत जगह पर गए थे। आबू में गए थे, यूपी के वाराणसी में गए थे, काशी में गए थे, बहुत जगह गए, लेकिन दोस्तों उनको जो असली आनंद जो दादू दयाल जी को आया था वो सांबर कस्बे में ही आया था। तो दादू दयाल जी ने जयपुरी लोगों को पकड़ा, इसलिए दोस्तों जयपुरी जो भाषा है वो ढूंढाड़ी के रूप में जानी जाती है। तो आपका यहां पर डी करेक्ट आंसर इसके अंदर रहने वाला है, डी। हाँ डी फॉर देव को लगा दो, बिल्कुल सही है, डी को लगा दिया है दोस्तों, सही आंसर आपका हो गया। दादू खोड़, दादू जी की गुफा कहां पर स्थित है? बांदीकुई में, धौली धूब में, सांगानेर में, जयपुर में, या फिर नारायणा में? तो बताओ मेरे को क्या बैठेगा इसका सही आंसर। दादू दयाल जी का जन्म दोस्तों कहां हुआ किसी को नहीं पता। दादू दयाल जी के बारे में सब टल्ले मारते हैं। दादू दयाल जी 6 महीने की अवस्था के अंदर साबरमती नदी में तैरते हुए लोदीराम ब्राह्मण को प्राप्त हुए थे। साबरमती नदी में अहमदाबाद क्षेत्र में मिले थे। अब ये नहीं पता दादू दयाल जी कहां पैदा हुए, कौन माँ बाप थे, कौन क्या थे। लोदीराम ब्राह्मण ने पाला था, जबकि पिताजी का श्रेय उनको जाता है कि हाँ वो पालन पोषण कर रहे हैं। दादू खोड़, दादू जी की गुफा कहां पर स्थित है दोस्तों? ये इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दूं दादू खोड़ का मतलब एक जगह पड़ती है बेराना पहाड़ी। यदि आप जानो तो बेराना गांव पड़ता है, ये नारायणा से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है बेराना गांव, और उस पहाड़ी का नाम है बेराना पहाड़ी, और बेराना पहाड़ी को ही बोला जाता है दादू पाल का, और इसी को बोलते हैं दोस्तों दादू खोड़। कहते हैं कि यहीं पर ही दादू दयाल का अंतिम समय बीता था एक तरीके से, और यहीं पर ही इनके चरण पादुका पूजे जाते हैं। इनके यहाँ पर चरण पादुका पूजे जाते हैं। कोई भी यानी दादू महाराज, दादू का संत यदि एक्सपायर हो जाता है तो पहले तो क्या इनको जंगल में छोड़ देते थे। आजकल तो क्या जंगल पहले जैसे रहे नहीं, जंगल में छोड़ देते, जीवों को खुला छोड़ देते कि कोई भी है, शरीर तो नष्ट हो चुका है, किसी को भी दे दो, बोले क्या फर्क पड़ता है, जीव खा लेंगे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल दादू दयाल जी के संत जो है उनका दाह संस्कार होता है। इनका जो दाह संस्कार होता है वो दाह संस्कार दोस्तों यहीं पर होता है, दादू पालका या बेराना पहाड़ी के अंदर इनका दाह संस्कार होता है। समझ गए बात को? तो इस तरीके से आपको यहां पर कवर करना है। हाँ नारायणा में ही इन्हें मानते हैं, बिल्कुल। नारायणा धाम तो मुख्य प्रधान पीठ है। हाँ वो तो प्रधान पीठ है साथियों। आप देख रहे हो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है?
निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? जल्दी से आप मुझे यहां पर टिप्पणी करके बता दीजिए। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ, निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा में, नाथद्वारा में, इस्लामाबाद में, नगड़ा जहाज में। तो आप यहां इतने सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, तो दोस्तों आपको बताना है निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ नीमबारक, यानी जो नीम के वृक्ष को, नीम जानते हो ना, नीम वैसे नीम होता है शुद्ध रूप से, नीम का जो वृक्ष है इसको मानकर जो पूजा भी करते हैं, और नीम वृक्ष की बड़ी मान्यता इनके साथ जुड़ी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, निम्बारक संप्रदाय के आचार्य बोलते हैं। निम्बारक संप्रदाय की जो दोस्तों प्रधान पीठ है वो इस्लामाबाद के अंदर है। इस्लामाबाद राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर पड़ती है, रूपनगढ़ कस्बे में ये आता है ये स्थान। यहां पर एक नदी आती है जिसे यहां के लोग रूप नदी बोलते हैं, जबकि दोस्तों आप लोग किताबों में इसको रूपनगढ़ नदी के नाम से पढ़ते हो। तो इस रूपनगढ़ नदी के किनारे ये इस्लामाबाद नामक स्थान जो आप देख रहे हो ये आता है आपका, यहीं पर ही निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही शानदार और एक संत महात्माओं की भूमि मानी जाती है। और यहां पर एक शास्त्रीय विद्यालय भी चलता है। जो विद्यार्थी जो बच्चा शास्त्रीय शिक्षा करना चाहता है तो यहां पर शास्त्रीय शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है, ब्राह्मण विद्यार्थियों को यहां पर लिया जाता है, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। नेक्स्ट आप यहां पर देख रहे हो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। ये 13 ताली है, 13 पंथी है, 13 सोरठे हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहां पर आप देखोगे कि राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो 13 पंथ के प्रवर्तक की बात की जा रही है। परशुराम, ठीकरिया, सीकर, बिल्कुल ठीक है, आप अपना जवाब सही दे रहे हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन बड़ा ही शानदार वाला, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन रहे हैं? धरणी वराह जी, श्रमणनाथ जी, जीन सेन जी और भिखण जी। तो यहां इस क्वेश्चन का सही आंसर है भिखण जी। दोस्तों आपको राइट आंसर करना होगा। यहां पर 13 पंथ की बात की जा रही है, लेकिन थोड़ी सी बात घूम जाती है और वो 13 ताली पर आ जाती है, 13 ताली नृत्य पर आ जाती है। तो दोस्तों ये कामड़पंथी महिलाएं करती है, याद रखना, कामड़पंथी जो महिलाएं होती है महिला प्रधान नृत्य है। और ये नृत्य जिसे बोलते हैं 13 ताली नृत्य है, इसमें 13 मंजीरे बांधे जाते हैं हाथ और पैरों पर, अलग अलग तरीके से 4 हाथ पे बांधे जाते हैं, बाकी पैरों पे बांधे जाते हैं। तो 13 मंजीरे बांधकर किया जाने वाला जो नृत्य है उसे 13 ताली नृत्य बोलते हैं। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। रामदेव जी की जो भगत है इनका ये पंथ चलाया गया था कामड़ पंथ, इनकी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और आज ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर आज भी प्रतिदिन दोस्तों ये 13 ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो वो जगह है आपकी बागोर की हवेली। बागोर की हवेली एक ऐसा स्थान है उदयपुर में, पिछोला झील किनारे, जहां पर प्रतिदिन आयोजन होता है संडे को छोड़कर। किसका? 13 ताली नृत्य का। कई प्रकार के नृत्य यहां पर दिखाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन, ये विद्यार्थी जो माहौल खराब करने के लिए आ रहे हैं, बोले छाया पढ़ा रही है, भूत पढ़ा रहे हैं, वो जो विद्यार्थी कमेंट करें, प्लीज आप सबसे निवेदन है स्थिति के साथ में हमेशा अपने को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। आपको भी पता है दोस्तों, आपको भी इस बात का पता है कि कोई प्रॉब्लम है तभी ऐसा हो रखा है, आप भी जानते हो। आपके पास मोबाइल चार्ज करने जैसे अभी आपके पास में नहीं है, बिजली नहीं है, राजस्थान में बिजली का संकट छाया हुआ है और उस बीच में भी आपकी क्लास लग रही है, तो ये तो आपको अपने आप को धन्य मानना चाहिए कि सारा अपना सब कुछ चल रहा है। तो वो तो शक्ल तो खैर आई जाएगी सामने। तो इसलिए ये विद्यार्थी जो बीच बीच में कुछ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्लीज आप पढ़ाई पे जरूर ध्यान दें, और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करके थोड़ा एकाग्र करें। इसके बाद आप देख रहे हो लालनाथ जी, चोखनानाथ जी और समाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाथी संप्रदाय से, निरंजनी संप्रदाय से, बिश्नोई संप्रदाय से, रामस्नेही संप्रदाय से। तो क्या करना होगा इसके अंदर? बिल्कुल सही बोल रहे हो, पादरिया नहीं है वो, पादरिया गलत बोल रहे हो आप। पादरला गांव पड़ता है पाली जिले के अंदर। 13 ताली नृत्य का उद्भव स्थान बताया जाता है। कोई इश्यू नहीं है सर, आप आराम से पढ़ाओ बस।
मनीषा जी बिल्कुल आप, मैं समझता हूँ ये सभी विद्यार्थी जो है आराम से स्थिति को आराम से एडजस्ट करने वाले में से आते हैं, आराम से कर लेते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों का कीड़ा अलग ही होता है तो वो मानते नहीं है। लालनाथ जी, चोखनानाथ जी, स्वाई दास जी किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाथी संप्रदाय से, निरंजनी संप्रदाय से, बिश्नोई संप्रदाय से और रामसनेही संप्रदाय से। दोस्तों ये बड़ी एक दुख की बात है कि आधे घंटे से बिजली चली गई है, नहीं आ रही है। यदि मैं इस चीज़ को देखते हुए क्लास को ऑफ कर दूं तो आप सोच के देखिए, मतलब क्लास यदि ऑफ हो जाती है अपनी, तो अपना जो टारगेट लेकर चले थे शुरू से अपने 8 घंटे का, तो वो कैसे पूरा होगा? ये बात मान के चलिए, जिंदगी में हम कोई भी टारगेट पे चलेंगे तो उसके अंदर हमें कांटे, बाधाएं, अवरोधक हमेशा मिलेगी, चुनौतियां मिलती है, उसको एक्सेप्ट करके हमें निकलना पड़ता है। दोस्तों आज सिलेक्शन तो दूर की बात है, सिलेक्शन के लिए जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते टाइम भी हमें 10 प्रकार की चुनौतियों को इस प्रकार से हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप देख रहे हो हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और 10 प्रकार की चुनौतियां हमारे बीच में है और उसके बावजूद हम लोग देखो कितने उनको एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। तो सोचिए सिलेक्शन तक पहुंचे कितनी चुनौतियां स्वीकार करनी पड़ेगी। तो चुनौती तो अंत तक हमें स्वीकार, सिलेक्शन के बाद भी चुनौतियां मिलेगी, उन्हें भी एक्सेप्ट करना होगा। तो इतना आसान नहीं होता है दोस्तों सफलता पानी। लालदास जी, लालनाथ जी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे दोस्तों जसनाती संप्रदाय से संबंध रखने वाले हैं। एक नृत्य राजस्थान में होता है जिसे हम बोलते हैं फायर डांस। एक नृत्य राजस्थान में फेमस है जिसे हम बोलते हैं फायर डांस, या शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अग्नि नृत्य। ये अग्नि शब्द क्या है, काफी थोड़ा सा ना थोड़ा चर्चा में रहा था 5-10 दिन पहले, तो ट्रेंडिंग में रहा है, तो लोगों में काफी बवाल किया हुआ है। तो जी मेरा तो खत्म हो गया सब कुछ। अच्छा सब कुछ खत्म हो गया तो थोड़ा बहुत अपडेट करो, खत्म हो गया तो। आप देख रहे हैं अग्नि नृत्य देख रहे हैं दोस्तों। फायरे फायरे एक डायलॉग बोलते हैं, एक स्लोगन बोला जाता है फायरे फायरे के नाम से, फायरे फायरे के नाम से ये अग्नि नृत्य करते हैं दोस्तों। अंगारों पे नाचते हैं, मतीरे फोड़ते हैं, उसके अंदर मतीरे फोड़ते अग्नि के अंदर, मतीरे फोड़कर नृत्य करते हैं। और दोस्तों ये जो जसनाती संप्रदाय के जो लोग, जो महाराज होते हैं, वो अपने आप को सिद्ध बोलते हैं, यानी जाट समाज के लोग ज्यादा इनको एक्सेप्ट करते हैं, सिद्ध कहलाते हैं। इनके जो होते हैं ना, इनको पूजने वाले, उनको सिद्ध कहा जाता है। बिल्कुल सिद्ध, फायरे फायरे करके वो नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, रामसनेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? रामसनेही संप्रदाय की रेण शाखा के जो प्रवर्तक थे, आपको पता है दोस्तों रामसनेही संप्रदाय की राजस्थान में कई शाखाएं हैं, है ना, 4 मुख्य शाखाएं दोस्तों आप इसके अंदर पढ़ते हो। अब आपको यहां पर देखना है कि हमारी जो रेण शाखा है, उस रेण शाखा के संस्थापक कौन थे या प्रवर्तक कौन थे? बहुत ही मतीरे की राड नामक जो युद्ध हुआ था 1644 में, अमर सिंह व राणा बीकानेर के राजा करण सिंह के बीच के अंदर हुआ था। बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझे रामसनेही संप्रदाय, तो आप मुझे यहां पर बताएं क्या होगा दोस्तों? दरियाब जी करना है इस क्वेश्चन में। रामसनेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक जो हुए हैं उनका नाम संत दरियाब जी है। लाडलो संत दरियाब जी करना है। ये क्वेश्चन बड़ी शानदार क्वेश्चन है, ये इसको डिटेल से और पढ़ने वाला क्वेश्चन है, और आगे आएगा तो मैं इसके ऊपर और बताऊंगा। भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये दोबारा आएगा और सुमिलित करने वाला तो वहां बताऊंगा। निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? किस संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, न कोई असंगत छांटना है, न कोई आपको सुमिलित करना है, सीधा सीधा प्रश्न है। लेकिन दोस्तों ये दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको पूरा दिमाग के अंदर रखना। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही काम आने वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर आप अभी देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? तो हंस संप्रदाय के नाम से निम्बारक संप्रदाय जाना जाता है। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा करके गए हैं, और ये जगह जो आपकी इस्लामाबाद, रूपनगढ़, अजमेर के अंदर स्थित है। नीम वृक्ष की पूजा भी करते हैं ये लोग, और नींब आरक प्रकाश, नीम के ऊपर प्रकाश पड़ने से दोस्तों निम्बारकाचार्य जी के एक लॉजिकल एक कहानी बताई जाती है, जो मैंने शुभ यात्रा पे निम्बारक संप्रदाय के महाराज से, वहां के जो महंत थे, उनसे ये मैंने आपको सुनाई हुई है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है?
सिलसिला दोस्तों आपको बताना है सुहरावर्दी, कादिरी, चिश्ती, नक्शबंदी, तो आप यहां पर देख रहे हैं। तो इसके अंदर आपका सही आंसर क्या होगा? तो सारे दोस्तों इस बात को जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती नाम आगे लगता है तो दोस्तों सिलसिला जो इनका है वो चिश्ती सिलसिला है। यदि हम बात करें ख्वाजा साहब की, दोस्तों बात करें हमारे यहां पर ख्वाजा साहब की, तो ये ख्वाजा साहब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में अजमेर आए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में, राय पिथौरा जिन्हें बोलते हैं, दल पुंगल बोलते हैं, उनके काल में अजमेर के अंदर आए थे। किसके साथ? ये एक डाकू लुटेरे के साथ हमारे भारत में आते हैं। लोग कई बार शक भी करते हैं कि यार जो डकैत के साथ में भारत में आ रहे हैं, एक चोर टाइप का जो आदमी लूटने के उद्देश्य से उनके साथ आ रहे, हो सकता है आ रहे हो, लेकिन ख्वाजा साहब की पहचान एक संत रूप में की जाती है। ये मोहम्मद गोरी के साथ, हमारे मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी के साथ भारत में आए थे ऐसा बताया जाता है। और ये यहाँ पर आके इन्होंने लोक कल्याण कार्य काफी किए थे और अजमेर के अंदर यहाँ पर चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की है। इनका सिलसिला भी चिश्ती था और आज भी सबसे प्रमुख जो इनकी दरगाह है वो चिश्ती दरगाह वो यही है अजमेर के अंदर। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं मध्यकाल में परिवर्तित लालदासी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो आप इतने सारे स्थान यहां पर देख रहे हैं दोस्तों लालदासी संप्रदाय के बारे में। लालदासी संप्रदाय ये नहीं आता सर, नहीं आता, क्यों नहीं आता? नहीं आता तो अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो हमारे होते हुए। मध्यकाल में परिवर्तित लालदासी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है दोस्तों? डेहरा अलवर, शेरपुर अलवर, रेण या फिर सिंह स्थल। तो यहां पर आपको करना होगा शेरपुर अलवर। दोस्तों लालदासी का नाम आती, अलवर नाम याद रखना पड़ेगा। अलवर यहां पर दो ऑप्शन में है, तो शेरपुर अलवर जो है दोस्तों लालदासी संप्रदाय के लिए जाना जाता है। दिल्ली जैसे क्षेत्र में भी इन्होंने, हरियाणा जैसे क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई थी, क्योंकि संतों की दोस्तों महिमा जो होती है वो जिले की सीमा, राज्य की सीमा पे थोड़ी अटक जाती है, वो तो अलग अलग जगह पे भी तो चलेगी ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दोस्तों नेक्स्ट क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख स्थल कौन सा है? हमारे राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है? किशनगढ़ है, राजसमंद है, नाथ द्वारा है, उदयपुर है। तो बताइए प्यारे साथियों क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? आपको राइट आंसर बताना है। वल्लभ संप्रदाय की बात की जा रही है। वल्लभ संप्रदाय दोस्तों, वल्लभ आप वो दूसरा वल्लभ नहीं कर सकते, लट्टू संप्रदाय नहीं कह सकते, वल्लभ को वल्लभ ही बोला जाएगा। वो वल्लभ होता है जिसे लट्टू बोलते हैं। एक बच्चा बोलता है सर वल्लभ को लट्टू कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो ये आपका जो संप्रदाय है इसको वल्लभ संप्रदाय के रूप में जाना जाएगा दोस्तों। इसकी सबसे प्रधान पीठ हमारे राजस्थान के अंदर नाथ द्वारा में है। आपको बता दिया जाए एक प्रधान पीठ इसकी, दूसरा इसका स्थान कांकरोली के अंदर है, विठल दास जी की अति कृपा हुई है। इसके अलावा एक शाखा इसकी कोटा के अंदर है, एक शाखा इसकी कामा भरतपुर के अंदर है। तो ये आप ये याद रखोगे। ये सारे स्थान में आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। नाथ द्वारा और कांकरोली जो आप देख रहे हैं दोस्तों राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, राजसमंद जिले के अंदर आते हैं। आ गए ना? याद रखने वाली बात तो ये है कि वल्लभ संप्रदाय जो हैं यहां पर, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, हमारे भारत में से संप्रदाय हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। कहां पर युगल स्वरूप की पूजा होती है। निम्बार्क वाले बोलते हैं हम तो कृष्ण से पहले राधा की पूजा करेंगे, कर लो भाई, सॉरी वो बोलते हैं हम तो दोनों की युगल रूप से पूजा करेंगे। एक संप्रदाय बोलते हैं हम तो राधा की पहले करेंगे, कर लो, पहले कर लो। ये कहते हैं हम तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करेंगे। नटखटे छोटी छोटी गैयार, छोटा छोटो लाल गोपाल, आपने गाना सुना होगा एक, छोटो सो मेरो मदन है गोपाल। वो जो आपने गीत सुना है ना भगवान श्री कृष्ण का, वो वल्लभ संप्रदायों को बड़ा ही फेवरेट है। वो छोटो सो यानी बाल स्वरूप की पूजा होती है। बाल स्वरूप में खाने को भोजन बड़ा शानदार चटपट मिलता है। एक यहाँ की बड़ी शानदार बात है, 56 भोग लगता है यहाँ पर रोज, प्रतिदिन 56 भोग। और जो आप जहां जाओगे तो आपको भी वास्तव में 10 रुपए में एक थाली मिलती है वहां पर 56 भोग की। क्या गजब की होती है यार, मजा आ जाता है।
खा ही नहीं पाते हैं 2, 5, 10 से ज्यादा। इसके बाद आप देख रहे हैं संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, दिमाग में इस क्वेश्चन को बिठा लेना, बहुत ही शानदार अद्भुत क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था, बिल्कुल बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। हाँ लाइट चलेगी इसलिए एक चेहरा आपको नहीं दिख पा रहा है, ताकि क्लास चलती रहे तो मैंने बैकअप को बचा रखा है, बैकअप बचा के मैंने काम में ले रखा है। क्या पता लाइट कितनी देर नहीं आए और अपने ये सारी बैटरी निकल जाए आधे घंटे में, तो क्या करें। तो आप देख रहे हैं संत भूरीबाई का जो अलग क्षेत्र था, बताओ दोस्तों कौन सा रहेगा। टांटियो बता रहा है, गोडवाड़ मनीषा बता रहे हैं मेवाड़, वाह शाबाश। और हर्षिता ने तुक्का मार दिया रे, देव बाबू बिल्कुल सही बता रहे हैं, बाबू सही बता रहे हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर जो रहने वाला है वो मेवाड़ रहने वाला है दोस्तों, मेवाड़ एकदम करेक्ट आंसर। संत भूरीबाई की बात कर रहे हैं दोस्तों, कई बाई फेमस है, संत भूरीबाई मेवाड़ की है। मीराबाई दोस्तों, मीराबाई मेड़ता से पहचान जुड़ती है, और डालीबाई की पहचान जैसलमेर से, और कालीबाई की पहचान डूंगरपुर से है। तो कई बाई राजस्थान में, सम्मानबाई पूर्वी राजस्थान भरतपुर की है दोस्तों। तो कर्माबाई नागौर में अपने नागौर की है। तो इस प्रकार से कई बाइयां राजस्थान में फेमस हुई है हमारे राजस्थान में, तो इन बाइयों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जहां पर दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम बताओ क्या होगा। जहां पर दादू दयाल ने अपना अंतिम समय बिताया था। हाँ सन कंफ्यूज था थोड़ा, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। आप देख रहे हैं जहां पर दादू दयाल ने अपना अंतिम समय बिताया था, उस समय उस स्थान का नाम बताइए क्या हो जाएगा। पीडीएफ जितेश जी आपको मिल जाएगी, कोने में आपको एक नंबर दिख रहा होगा व्हाइट कलर के अंदर, वहां पर मिल जाएगी, मैसेज डाल देना। अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या था दोस्तों। उस स्थान का नाम वैसे तो बोला जाता है कि नारायणा ही था, लेकिन दोस्तों अब क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो नारायणा ही करोगे आप, पीछे भी प्रश्न आ चुका है ये। लेकिन आपको बता दूं सच्चाई ये है कि दादू जी का अंतिम समय जो बिताया जाता है, जहां पर दादू जी का दाइस जो जहां पर गुफा वगैरह बनी है वो बेराना पहाड़ी है। कहते हैं कि एक पालकी के अंदर आ गई थी यहाँ पर दादू जी, यहाँ पर उनका प्राण इन्होंने यहाँ त्यागे थे, इसलिए इस बेराना पहाड़ी स्थान को दादू पालका के नाम से जाना जाता है। कभी भी आपका जाना हो ना तो दोस्तों आपको वहां पर लोकेशन में दादू पालका डालना पड़ेगा, बेराना पहाड़ी भी नहीं डालना पड़ेगा। दादू पालका डालोगे तो ही आप उस स्थान पर पहुंच पाओगे। मैं यहाँ पर 2018 के अंदर, 2019 में, 2020 यानी तीनों साल में गया हूं, क्योंकि मेरे से नजदीक पड़ता है इसलिए 3 बार मैं यहां पर गया हूं। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं संत पीपा जी किस राजपूत शाखा के थे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। संत पीपा जी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, पीपा जी की छतरी पूछी जाती है दोस्तों, गागरोन दुर्ग के अंदर है, सारी बात ठीक है। संत पीपा जी के बारे में और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गरीबदास, मिश्किनदास, सुंदरदास, रजब जी, बखना जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बखना जी बोल रहे हो आप, सही बता रहे हैं। शुभ यात्रा पे दिखाओ, शुभ यात्रा पे दिखा रखी है मेरे लाल, शुभ यात्रा पे मैंने, शुभ यात्रा पे शायद सबसे ज्यादा वायरल वीडियो दादू दयाल जी की है, दादू दयाल जी की और एक वो नारायणी माता की, सबसे ज्यादा वायरल होने वाली वीडियो ये 2 रही है जो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी। तो आप देख रहे हो संत पीपा दोस्तों खिंची राजपूत हुआ करते थे, खिंची राजपूत के संत हुए। राठौड़ों में दोस्तों संत बता देता हूं आपको कौन हुए। राठौड़ों के अंदर एक तो आपको बता दूं मल्लीनाथ जी संत हुए ना, मल्लीनाथ जी संत हुए, ये मल्लीनाथ जी राठौड़ संत हुए थे आपको बता दूं। और इसके अलावा दोस्तों एक संत हुए जिन्हें मान सिंह राठौड़ हुए, जिन्हें कौन सा राजकुमार कहा जाता है, हाँ सन्यासी राजा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों राठौड़ों में मल्लीनाथ जी हुए, मान सिंह हुए, खिंची के अंदर संत पीपा जी हुए, सोलंकियों में भी कई हुए हैं। पिंकी बेरवा खिंची बता रही है, शाबाश बहुत बढ़िया, शानदार बेहतरीन जवाब दे रहे हैं मेरे शानदार विद्यार्थी। जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी किसकी उपासना करते हैं? हरियाब जी, तेजा जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी महाराज। तो यहां पर आपके सामने है दोस्तों जसनाथी संप्रदाय के लोग किसकी पूजा करते हैं, बताओ पूजा किसकी पूजा करते हैं? दर्जी समुदाय के देवता। सर आप ब्लैक क्यों दिख रहे हो? अच्छा लग रहा है इसलिए दिख रहा हूं। दरियाब जी, तेजा जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी,
शेख बाबा इशाक की दरगाह खाटू। अच्छा, क्या बात है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन आपके सामने पूरा है। जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी किसकी उपासना किया करते थे? दोस्तों, उपासना की आपके साथ में चर्चा कर लूं, बात कर लूं, तो यहां पर आपका सही आंसर इसके अंदर रहने वाला है जसनाथी संप्रदाय रहेगा। दोस्तों, एक जगह पड़ती है बीकानेर जिले में जिसका नाम है कतरियासर। कतरियासर नामक एक जगह है। कहां पर पड़ती है कतरियासर? कतरियासर आपके बीकानेर जिले में। कतरियासर इनकी प्रमुख प्रधान पीठ मानी जाती है। जसनाथी संप्रदाय जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इनके जो गुरु हुए, आपको बता दिया जाए, इनके जो गुरु हुए वो गोरखनाथ जी गुरु हुए। इसलिए दोस्तों इनके जो संत महात्मा हुए ना, उन्हें या तो नाथ जी बोला जाता है या उन्हें सिद्ध जी बोला जाता है। सिद्ध जी महाराज या सिद्ध जी या नाथ जी के नाम से जाना जाता है। ये जसनाथी संप्रदाय के लोग दोस्तों आग के ऊपर नाचने का बड़ा इनका प्रिय नृत्य है अग्नि नृत्य। याद रखना है, अग्नि नृत्य इनका प्रमुख नृत्य में से एक आएगा। इस जसनाथी संप्रदाय की राजस्थान में दोस्तों 4 अलग अलग स्थान है। बीकानेर नागौर क्षेत्र के अंदर खूब माने जाते हैं। कौन सा समुदाय जसनाथी संप्रदाय को फॉलो करता है? जाट समुदाय। जाट समुदाय के लोग इनको फॉलो करते हैं। जसनाथी बिग्गा जी हुए तो जाट, बिग्गा जी महाराज देवता हैं, उनको भी जाट ज्यादा पूजते हैं। तो जाटों के तेजा जी को जाट ज्यादा मानते हैं। तेजा जी तो वैसे तो लोक देवता है, सारे ही मानते हैं। तेजा जी की जाटों में कुछ ज्यादा ही फेमस है। इसके बाद आप देख रहे हो दोस्तों राजस्थान में शैव संप्रदाय को मानने वाली रियासत कौन सी थी? वैसे तो दोस्तों शैव को मानने वाले कई क्षेत्र हैं, कई राजपूत वंश हुए जो शैव को मान रहे हैं। सबसे पहले शैव को अपनाने वाले दोस्तों चौहान हुए। चौहानों के अंदर आपके सामने नाम आता है अजय राज चौहान हुए। अजय राज चौहान ने भी तो फॉलो किया था, शैव को किया था। अर्णोराज ने भी माना था। लेकिन दोस्तों ये रियासत पूछ रहा है, अजमेर से पूछ ही नहीं रहा, न सांबर पूछ रहा। तो आप इस संदर्भ में क्या जवाब दोगे? क्वेश्चन आपके सामने। जसनाथ जी ने 12 वर्ष की तपस्या की गोरखमालिया में। वाह देव बाबू, शाबाश, बहुत बढ़िया। गोरखनाथ जी महाराज के चेले थे, आपको पता हो तो। इसके बाद आप देख रहे हो दोस्तों शैव संप्रदाय की बात कर रहे हो। शैव संप्रदाय की बात करें, जोधपुर करना है। जोधपुर में दोस्तों आपको पता हो, शाबाश, क्या बात है। मनीषा को ज्ञान अच्छा है भाई, क्योंकि मनीषा को ज्ञान इसलिए क्योंकि मनीषा उस प्रदेश से है जहां गोरखनाथ जी की तकड़ी महिमा रही हुई है। तो गोरखनाथ जी के गुरु मच्छेंद्र नाथ जी थे। आपको बताऊं दोस्तों, गुरु गोरखनाथ जी के 365 से अधिक चेले बताए जाते हैं। उसमें सबसे प्रमुख एक ओगड़नाथ भी हुआ करते थे। मनीषा जी आपको बता दूं मैं, ओगड़नाथ जी वो चेले हैं जो आपके ददरेवा गांव के अंदर भिक्षा लेने के लिए जाते हैं और माता बाछलदे और काछलदे के भी जाते हैं, जहां पर भिक्षा मांगते हैं। तो ओगड़नाथ ने बताया था कि यहाँ बाग के अंदर गोरखनाथ जी आए हुए हैं, आ जाना वहां पर प्रसाद लेने के लिए, मिल जाएंगे आपको बच्चे नहीं है, संतान हो जाएगी, आ जाना। तो जोधपुर के अंदर दोस्तों आपको पता है महामंदिर की गद्दी भी लगती है। और महामंदिर की गद्दी लगती है कहां पर? जोधपुर में लगती है महामंदिर की गद्दी। और नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ, नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ इसी जोधपुर के मंडोर के अंदर है। मंडोर में जोधपुर के अंदर आ जाएगा। शिव जी के उपासक, वाह बिल्कुल सही है, मच्छेंद्र नाथ जी। कामरूप प्रदेश के अंदर इनका वहां आज भी बहुत स्थान, असम के अंदर बहुत गजब का स्थान बना हुआ है। ये क्या हो गया? 1 मिनट रुको भी, सफेद हो गया सारा मामला। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? अब जाम्बोजी महाराज क्या पूरे वैज्ञानिक टाइप के आदमी थे उस टाइम। उन्होंने नोट किया कि यार लोग जो है वो क्या कमियां हैं, लोगों की कमियां नोट की। जाम्बोजी ने देखा यार कमियां नोट करके इन लोगों में इतनी कमियां हैं, कुछ नियम बनाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को सुधारा जा सके। एक ग्रुप बना के, जैसे आजकल व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बनता क्या, रीड वाला ग्रुप बना दिया, वीडियो वाला ग्रुप बना दिया, फर्स्ट ग्रेड का ग्रुप बना दिया। ये मान लो इन्होंने ग्रुप बनाया था लोगों को सुधारने के लिए। तो बोले कि मेरे 29 नियमों को जो पालना कर रहे हैं वो मेरे पास आ जाओ। मेरे 29 नियमों को मानने वाले कौन कौन है? उसमें क्या है? आपको झूठ नहीं बोलना, दारू नहीं पीनी, नशा नहीं करना, नीला रंग नहीं पहनना, आपको चोरी नहीं करनी, माँ बाप की सेवा करनी है, आपको पाखंड नहीं करना है, वनों को बचाना है, जीवों की हत्या नहीं करनी है। मतलब ऐसे नियम थे। अब ये नियम तो अच्छे होते, हर आदमी को बढ़िया बनाने के नियम होते। 29 नियम बढ़िया शानदार लिख दिए। किसी ने 39, किसी ने 36 ऐसे नियम लिखते गए। 29 सुंदर नियम लिखे गए दोस्तों।
120 वर्ड्स, ये फिक्स नहीं है 120 वर्ड, गलत बोल रहे हो आप। 29 नियम, ये 120 फिक्स नहीं है। मेरे पास लिस्ट पड़ी है इनकी 29 नियमों की, मैं बोल रहा था वो क्रम वाइज बोल रहा था। तो 29 नियम थे आदमी को बढ़िया बनाने के लिए, ताकि उसमें सुधार हो एक बढ़िया तरीके से। 29 नियमों की पालना करने वालों को फिर ना एक वो पाल बोलते हैं, पाल जल होता है, पाल पानी पिलाया जाता है, वो पानी पिलाने के बाद में यदि पाल ग्रहण कर लेता है शुद्ध रूप से, उसके बाद में कहते हैं वो झूठ नहीं बोलेगा, गंदा। आजकल तो झूठ तो सबसे पहले बोलते हैं, पेपर लीक मामले में सबसे पहले नाम ही एक समुदाय का आ रहा है, आपने देखा होगा ना, ये कितनी गलत बात है। ये जाम्बो जी ने ऐसा कभी नहीं कहा था। जाम्बो जी ने तो यही प्रयास किया था कि सुधर जाए, जो निकम्मे लोग वो सुधर जाए, और उनको सुधार के एक ग्रुप में डाल रहे थे, और ग्रुप का नाम था, लिस्ट बना रखी थी बिश्नोई। यानी 29 नियमों को पालना करने वाले 20 और 9, 20 अलग नियम थे और 9 अलग टाइप के थे, तो 20 नोई बोलते हैं इनको। 20 और 9 29 नियम पालना करने वाले हैं। 120 शब्द है सर, नियम 29 है। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं, ठीक है। आज आगे, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थान कौन सा है? वैसे तो मैं पहले भी बता के जा चुका हूं और दोबारा बता रहा हूं, तो बता दो कौन सा है। हाँ बताओ तो आप सभी विद्यार्थी होशियार बालक हो मेरे साथ। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख स्थल कौन सा है? राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? किशनगढ़ है, राजसमंद है, नाथद्वारा है, उदयपुर है, कौन सा है? जल्दी से बता दो आप मेरे को, कौन सा होगा यहां पर। बिल्कुल लाडो दा वीर, पेपर लीक करने में डीपी शर्मा का नाम बिल्कुल आ रहा है भाई। अब क्या करें भाई, आ रहा है तो आ रहा है। लोग कह रहे हैं लेब असिस्टेंट का पेपर लीक कर दिया, और आज कल्चर का पेपर लीक कर रहा है। हाँ क्या करें, आ तो रहा है भाई। हर पहलू के दो पक्ष होते हैं ना, वही बात है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की दोस्तों प्रधान पीठ की आपसे बातचीत की जा रही है, तो नाथ द्वारा आपको करना होगा। इस नाथ द्वारा का प्राचीन समय में जो नाम होता था वो सियाड़ हुआ करता था। सियाड़ इस नाथ द्वारा का नाम था, यानी प्रवेश द्वार को सियाड़ बोला जाता है, सियाड़। तो ये नाथ द्वारा राजसमंद में पड़ता है दोस्तों, सभी जानते हैं, बनास नदी के कांठे पर बसा हुआ है नाथ द्वारा। ये प्रधान पीठ है। दूसरी इसकी पीठ कांकरोली आती है, जिसे पहले कांखाडोली के नाम से जाना जाता था। कांकरोली, पहले से कांखाडोली, कांखाडोली के नाम से जाना जाता था। और एक कामा भरतपुर में इसकी पीठ आती है, एक कोटा में पीठ आती है, तो एक उदयपुर में पीठ आती है। इसकी 5 पीठ राजस्थान में कुल मिला के। सर मैं बोल दूंगी, सर ने बताए थे। हाँ हर्षिता कोई बात नहीं, बिल्कुल आप बोल देना, नो टेंशन नो फिकर। बिश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? दोस्तों संत संप्रदाय के वो शानदार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मजेदार क्वेश्चन जो आरपीएससी सीधा वार करती है। सर जी आपकी मेहनत नहीं दिख रही है क्या? सर उनको क्या बात है, अरे दिख रही है, कोई बात नहीं। सर एक सवाल जरूर रहेगा, 6 लाख की चप्पल कहां की प्रसिद्ध है? अब ये फालतू की बात नहीं करनी है। हाँ फालतू की बात अपन बिल्कुल भी। अब क्लास दोस्तों एक बार बंद हो सकती है, मुझे लग रहा है लाइट झपके मार रही है, मुझे लग रहा है ऐसा कि क्लास आपकी कभी भी बंद होगी दोबारा चल सकती है, क्योंकि थोड़ा ऐसा मुझे एहसास हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्योंकि लाइट आऊं आऊं कर रही है। तो बिश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है कहाँ पर है? आपने इतने सारे स्थान देखे, आपके पास है पीपासर, नागौर, कतरियासर, बीकानेर, गोरखमालिया, बीकानेर, मुकाम, तालवा, बीकानेर। तो क्या करना है? समराथल धोरा है, पीपासर है, बहुत सारी जगह है भाई, बहुत सारी जगह है। तो आपने देखा दोस्तों ये सारे स्थान, इनमें आपको करना होगा मुकाम, तालवा, बीकानेर करना है। समराथल धोरा भी दोस्तों जाना जाता है, नोखा के पास पड़ता है ना ये मुकाम, बहुत शानदार स्थान है, बहुत ही शानदार अद्भुत स्थान है ये। इसके बाद आप देख रहे हो राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की स्थापना किसने की थी? गजब का क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, तो आप सभी विद्यार्थी यहां पर इसमें जवाब देने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया है साथियों। राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की स्थापना किसने की थी? भानु भारती है, जनार्दन राय नागर है, हीरालाल शास्त्री है, रमेश बोराणा है। बढ़िया प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों आपके सामने ये। तो इस क्वेश्चन का बताओ मुझे। हाँ कोई बात नहीं, लाइट लूट नहीं है तो कोई बात नहीं, एडजस्ट हम तो किए जा रहे हैं, कर ही रहे हैं। आप टेंशन मत लो, मेरे पास 7 घंटे का बैकअप तो है। काला पीला हो गई मैं क्लास ले लूंगा, 7 घंटे तो काला पीला हो गई ले लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चिंता मत करो।
मेरी आवाज़ आपको और ये स्क्रीन आपको दिखती रहेगी, मेरी आवाज़ सुनती रहेगी बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आप सबका जवाब यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल जी, आपका हीरालाल शास्त्री यहाँ पर जवाब आ रहा है। ठीक है, सीएम हीरालाल शास्त्री, एकदम ठीक बताया आपने। इसके बाद आप देख रहे हैं बाड़मेर के चौहटन कस्बे में हर 12 वर्ष में मेलों के प्रश्न दोस्तों शुरू हो चुके हैं आपके बीच में। और मेले का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बाड़मेर के चौहटन कस्बे में हर 12 वर्ष में भरने वाला विशाल मेला जिसे कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप कहा जा सकता है। तो बताओ दोस्तों यहां पर कौन सा वो मेला आ जाएगा बाड़मेर के चौहटन कस्बे में? मित्रों, भाई और बहनों, जल्दी बताइए। बाड़मेर के चौहटन कस्बे में हर 12 वर्ष के अंदर भरने वाला विशाल मेला सुइया मेला है। मेवाड़ की भूमि चित्तौड़ से प्रणाम, प्रणाम भी प्रणाम आपको भी। सुइया मेला है दोस्तों। उस मेले को कपालेश्वर मेले के नाम से, कपालेश्वर महादेव मेले के नाम से जाना जाता है। कपालेश्वर महादेव मेला सी, इसके अंदर आपका इसे सुइया मेला बोला जाता है दोस्तों। 4 साल में एक बार भरता है। कितने साल में भरता है? 4 साल में एक बार भरता है। तो 4 साल में एक बार भरता है। ओके, रिपोर्ट है ना? तो ये वाला बात याद रख लेना। इसके बाद आप देख रहे हो बिना ईसर की गंवर कहां पर पूजी जाती है? बिना ईसर की गंवर, बिना ईसर की गंवर कहां पर पूजी जाती है? आप देख रहे हैं जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में या फिर चूरू में? जल्दी बताओ। हाँ, कृषि प्रवक्ष में मेरा हो गया। रामावतार चौधरी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप इस नंबर पे संपर्क कर लेना, जरूर आपका स्टूडियो में बुला के स्वागत किया जाएगा मालाओं के साथ में। जरूर, हमें बड़ी खुशी होती है विद्यार्थी का सिलेक्शन जब होता है, तो जरूर भाई, अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो चुका है। बिना ईसर की गणगौर कहां पर पूजी जाती है? तो आप सभी विद्यार्थियों का जवाब यहां पर इस क्वेश्चन का आ चुका है कि गणगौर। तो अब आपको अच्छा लग रहा है, बैकअप भी खत्म हो गया लगता है। नहीं अर्शिता, ऐसे बैकअप खत्म थोड़ी होने देंगे, ऐसे खत्म हो सकता है क्या? तो आप यहां पर देख रहे हैं बिना ईसर की गणगौर कहां पर पूजी जाती है। बहुत ही बेहतरीन। हाँ, क्रीम लग चुकी है, बिल्कुल क्रीम लगाने के लिए मैं गया था। क्रीम की टेंशन मत लो, क्रीम अब आपकी लग चुकी है। अब आप यहां पर देख रहे हैं बिना ईसर की गणगौर कहां पर पूजी जाती है। यहां पर अपना जवाब भी आ चुका है। यहां पर सही आंसर जैसलमेर आ चुका है। आपको बता दिया जाए, गण और गौर, 2 शब्द आप यहां पर देख रहे हैं, गण और गौर, यानी इसको आप क्या कह सकते हो? गण जो होता है, गण को आप, आज गहरा संकट फिर से छाया हुआ है, मौसम खराब के कारण ये समस्या आ रही है रियल में। तो आप देख रहे हैं गौर, यानी पार्वती कह सकते हो या गौर भी कह सकते हो, एक ही बात है। गोरा गोरा एक ही बात है। माता पार्वती का वो नाम यहां आ रहा है। क्या होता है कि दोनों की काठ मूर्ति होती है। काठ कह दो, काष्ठ कह दो, लकड़ी की कह दो। तो ये काष्ठ की क्या इसमें प्रतिमा होती है, मतलब, और उनको कपड़े पहना के एक फेरी लगाई जाती है, एक झांकी निकाली जाती है। ये गणगौर होती है। हमारे राजस्थान में अलग अलग तरीके से चलती है। अब दोनों को जोड़े के साथ निकाला जाता है। अब क्या हुआ, जैसलमेर के राजाओं दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। तो एक भाई ने क्या हुआ कि गणगौर की यात्रा बोले हम निकाले, एक करके एक शिवजी को उठा के ले गया, इन्हें छुपा दिया ईश्वर को। और एक भी जिद्दी था, बोला मैं पार्वती के साथ ही गौर यात्रा निकाल दूंगा, गणगौर की टेंशन नहीं है, जहां पार्वती होगी वहां अपने आप शिवजी अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा, शिवजी अपने आप ही आएगा पीछे पीछे। तो उन्होंने इस प्रकार से वो माना और करके, हाँ, कोई बात नहीं भी, ये मुझे समस्या आज भयंकर लग रही है। मैं थोड़ी देर देखता हूँ कि बिजली आ जाती है, ठीक है, वरना क्लास को पोस्टपोन करनी पड़ेगी क्योंकि आज बिजली का संकट लंबा चल रहा है। हाँ, मौसम खराब है, बरसात हो रही है विजयपुर के अंदर, इस कारण से मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ लगी। अभी टीम जो है बिजली विभाग से बात कर रही है,
बिजली विभाग से बात कर रही है, पता कर पा रही है कि क्या बिजली का इशू रहेगा बार बार, तो क्लास को ऑफ करवा दे जाएगी। क्लास ऐसे बिजली की दिक्कत नहीं रहेगी, 5-7-10 मिनट में यदि सॉल्यूशन इसका हो जाएगा तो क्लास कंटिन्यू आपकी रहेगी। 2-5 मिनट वेट कीजिए, क्वेश्चन जो है इनका महत्व बराबर रहने दीजिए। क्या कह रही है जरा देखिए आप। गण प्लस गोर ये होती है दोस्तों, अलग अलग फेमस है, राजस्थान में बहुत जगह फेमस है। एक दिंगा बेतमार गणगौर है, बड़ी शानदार इसके लिए मानी जाती है। मैं आपको बता दूं दिंगा बेतमार गणगौर क्या होती है। गणगौर पे प्रश्न आ सकता है, अभी वीडियो वालों ध्यान दे लो, वीडियो वालों खास करके ध्यान दे लो, ये प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में। ये मारवाड़ एरिया, इस मारवाड़ एरिया में यहां पर गणगौर फेमस है, दिंगा बेतमार गणगौर। दिंगा बेतमार गणगौर यहाँ की फेमस है। ये जैसलमेर जो आप देख रहे हैं, इस जैसलमेर की बिना ईसर की गणगौर फेमस है। बिना ईसर की गणगौर यहाँ की फेमस है। और मेवाड़ जो आप देख रहे हैं, मेवाड़, यहां पर सिद्धि दिंगा गणगौर फेमस है। दिंगा गणगौर यहां पर आता है नाथ द्वारा राजसमंद में। इस नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर फेमस है। यहां की गुलाबी गणगौर फेमस है। और गणगौर की सवारी सबसे ज्यादा फेमस है, वो जयपुर की फेमस है। गणगौर आरटीडीसी का होटल भी जयपुर में है। और इसी तरीके से दोस्तों एक जगह है बस्सी। ये बस्सी नामक स्थान जो आपका है, ये चित्तौड़ में पड़ता है। बस्सी नामक स्थान जो आप देख रहे हो वो आपका चित्तौड़ में पड़ता है। तो बस्सी नामक स्थान जो है चित्तौड़ में आप सभी देख रहे हैं, यहां पर लकड़ी की गणगौर बनने के लिए फेमस है। यानी काष्ठ की जो गणगौर है वो यहां पर बनती है, यहां की गांव की फेमस है। यहीं से बन के पूरे राजस्थान के अंदर सप्लाई की जाती है। बैसाख कृष्णा तृतीया को आती है गणगौर। धिंगा या गणगौर एक ही दिन आती है भाई। RS प्री 2013 में गुलाबी गणगौर के ऊपर पूछा गया था और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2-3 बार पूछ लिया गया। एक बार 2018 में ऑनलाइन पेपर हुए थे राजस्थान पुलिस के, वो सफल तो नहीं हुए, लीक हो गया पेपर वगैरह कई पंगे हुए थे। तो पहले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि गुलाबी गणगौर कहाँ की फेमस है, तो उसमें ये पूछा गया था। लकड़ी की जहां बनती है, यानी बनाई नहीं जाती है, बन के आती है, यहीं से सबसे जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, सारी जगह यहाँ पे दी जाती है। तो बस्सी से बन के आती है। बस्सी 2 जगह है, एक जयपुर में बस्सी है, मंडी है टमाटर मंडी, और एक बस्सी आपके चित्तौड़ में जहां लकड़ी फेमस है, वहां की लकड़ी की गणगौर बनाई जाती है। तो भाई सूचना आ गई कि लाइट डिस्टर्ब करेगी, आज तंग करेगी। तो मेरा ये मानना है कि क्लास को डिस्टर्ब मैं न होने दूं, क्योंकि क्वेश्चन सारे ही पड़े हैं यार। हुए कितने क्वेश्चन, अभी तो 85 क्वेश्चन अभी तक सारे हुए हैं। अभी तक क्लास जब से चालू हुई है क्वेश्चन सारे ही पड़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं। ऐसे ही डिस्टर्ब होती रही, क्लास होती रहेगी तो फिर अपनी क्लास में मज़ा नहीं आएगा। तो इस क्लास को मैं सुबह पोस्टपोन करवा देता हूँ, सुबह 8 बजे से करवा देता हूँ, ठीक है। सुबह 8 बजे से कंटिन्यू आप इस क्लास को ले लेना और कल अपने फिर इसको धुआंधार तरीके से चला लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या करें, समस्या है। मन तो मेरा भी नहीं था और कि क्लास को ऑफ करनी पड़े, लेकिन अभी इशू जो है आ रहा है, मौसम खराब होने के कारण बिजली कट लग चुके हैं, तो बैकअप अपने पास में कम है, तो इस कारण से क्लास भी प्रॉपर नहीं लगेगी। काला पीला लेके क्लास लेके इतना फिर मज़ा ख़राब करने से क्या मतलब है। 1 घंटा पहले लेके देख ली कोई, ठीक है, आपने सहयोग किया, बहुत अच्छी बात है। और फिर भी कोई विद्यार्थी को कोई डाउट वगैरह कोई क्वेश्चन पूछना है, नया विद्यार्थी है, तो नंबर आपको दे रखे हैं। और मस्ती से आज और पढ़ो बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन आपके सामने है ही। सुबह क्लास ले लेंगे, पोस्टपोन कर देता हूँ क्लास को, सुबह क्लास ली जाएगी आपकी दांसू तरीके से, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, सुबह मिलता हूँ। DP शर्मा 335512 यह ऐप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण ऐप है, जिसके माध्यम से आप RPSC फर्स्ट ग्रेड, RPSC सेकंड ग्रेड, RPSC थर्ड ग्रेड, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, SSC, GD जैसे महत्वपूर्ण तैयारियां आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ इस ऐप पर आपको मिलेगी क्विज टेस्ट सीरीज। अभी डाउनलोड करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
राजस्थान के ऐतिहासिक व पर्यटक स्थलों की यात्रा तथा राजस्थान की शुभ यात्रा के लिए आप सर्च करें शुभ यात्रा विद डीपी शर्मा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डीपी शर्मा 335512 यह ऐप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण ऐप है, जिसके माध्यम से आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी थर्ड ग्रेड, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान